अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वांगशन वन शॉट एफ। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। बहुत टाइम के बाद एक वन शॉट एफ लेकर आई हो। ये वांगशन होने वाली है टॉप प्लान वांग जी, बॉटम विंग है, हिस्टोरिकल है, ओमेगा वर्जन है। यहाँ पर वांग जी एक अल्फ़ा है और विंग एक बदमाश ओमेगा है। मतलब इतना बदमाश कि वो वांग जी के नाक में दम करके रख देगा। तो मुझे पता नहीं कि ऐसा कोई एफ यूट्यूबर है कि नहीं, लेकिन मुझे लगा एक फ़नी वाला एफ शेयर करना चाहिए जो कि हिस्टोरिकल हो, क्योंकि विंग का कैरेक्टर भी तो फ़नी सा था ना डंटेल पे। तो मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना हम थोड़ा सा फ़नी वाला इंजॉय करें ताकि सबकी हंस हंस के पेट दर्द हो जाए। बहुत टाइम बाद मैं फ़नी एफ शेयर कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है गुसु लान सेक्ट को दिखाते हुए, जहाँ पर लान कोरैन अपनी टेबल के ऊपर हाथ को पटकते हुए कहा, मैंने जो कहा है वही होगा, तुम्हें शादी करना पड़ेगा। दूसरी तरफ एक इंसान खड़ा था। उसने कहा, अंकल मुझे ये शादी नहीं करनी है। लान कोरैन को और गुस्सा आ गया। उसने कहा, वांग जी क्या तुम मेरी बातों को काट रहे हो? सामने वाले इंसान का नाम वांग जी है। वांग जी ने कहा, हाँ, आप अगर एक बकरी के साथ मेरी शादी ठीक करोगे, मतलब तय करोगे, तो मैं वही कर लूँगा, हंसते हंसते शादी बकरी के साथ, लेकिन उस ओमेगा के साथ मैं शादी नहीं करूँगा। लान कोरैन ने कहा, तुम्हें करना ही पड़ेगा, और अगर तुम नहीं करोगे भी तुम्हें फिर भी करना पड़ेगा। वांग जी ने कहा, हे भगवान, क्या जुल्म है मेरे ऊपर, ये सब कुछ क्या है? ये सुनकर लान कोरैन ने कहा, जुल्म नहीं है, वो तुम्हारा सोलमेट है, समझे? लान वांग जी ने कहा, अगर एक गधा मेरा सोलमेट होता तो भी मैं उससे शादी कर लेता, लेकिन उससे शादी नहीं करनी है। लान कोरैन ने कहा, अच्छा होता कि एक गधा तुम्हारा सोलमेट होता। ये सुनकर वांग जी ने कहा, क्या कहा आपने? लान कोरैन ने कहा, सुजैन ने कहा, हाँ वांग जी, तुम्हें शादी करनी चाहिए, है ना जियांग चैंग? चैंग ने कहा, देखो मेरा भाई बहुत अच्छा है, समझे, तुम उसको बुरा मत बोलो। वांग जी ने कहा, हाँ मैंने देख लिया कि वो कितना अच्छा है, वो आपसे मिलने के लिए तो यहाँ पर आता रहता है और रूल्स पे रूल्स ब्रेक करता है। लान कोरैन ने कहा, वो बहुत इनोसेंट है और बहुत चुपचाप रहता है और वो कोई रूल्स ब्रेक नहीं करता, उल्टा तुम करते हो। वांग जी ने कहा, क्या मैं रूल्स ब्रेक करता हूँ? और वो कम अकल। कोई बात नहीं, जो करना है करो, मेरी ज़िंदगी झंड होने वाली है। उसके बाद ये बोलकर वो चला गया। लान कोरैन ने कहा, शादी की तैयारी करो। वांग जी अपनी तलवार को लेकर वो झरने के पास आ गया था और उसे याद आ रहा था कि पिछली बार जब विभूषण यहाँ पर आया था तो उसने उसके साथ क्या क्या किया था। मतलब विभूषण इतना शैतान है कि कोई समझ भी नहीं सकता कि कितना शैतान है। जब वांग जी सो रहा था तब उसकी पूरे फेस पर रैबिट का ड्राइंग बनाया था और वो विभूषण उसका किताब तक चेंज कर दिया था, यहाँ तक कि उससे अल्कोहल भी पिलाया दिया था। मतलब इतना ज़्यादा शैतान है वो। एक 20 साल का लड़का है लेकिन हरकतें करता है बिल्कुल 5 साल के बच्चे की तरह, और अंकल बोलता है कि वो इनोसेंट है। हाँ, वांग जी सब कुछ सोच रहा था और अपनी तलवार को कस के पकड़ के रखा था। उसने कहा, शादी हो जाए ना, अगर शादी हो गई ना तो उसकी ज़िंदगी मैं झंड कर दूंगा। ये सुन, मतलब ये बोल कर ना वो अपने आप को समझा रहा था। सीन कट होती है, शादी वाले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर विंग लचक लचक कर आ रहा है, मतलब अपने ऊपर वेल डालकर। ऊपर से ना उसका जो रोप्स है वो थोड़ा हेवी था, ऊपर से वो लॉन्ग था, मतलब वो जितना लंबा है रोप्स उससे भी ज़्यादा लंबा है। तो उसका जो रोप्स था ना वो पूरा इधर उधर फैला हुआ था और बेचारा वो दोनों हाथों से पकड़ के आ रहा था, लचक लचक के, वो आ भी नहीं पा रहा था। वांग जी ने कहा, इसे चलना भी नहीं आता है और चला है मुझसे शादी करने के लिए। उसके बाद वो ना वांग जी के सामने आ गया। उसने अचानक अपनी बेल को हटाते हुए वांग जी को देखा और अपनी एक आंख मार दी। वांग जी को मतलब एहसास हुआ। उसने कहा, शुरू हो गया इसका। उसने अपने फेस को घुमा लिया। उसके बाद उसने पाउस लिया उन दोनों ने। उसके बाद फिर वांग जी उसकी तरफ देखने लगा। फिर सब लोग आपस में बात करने लग गए और चाय पार्टी शुरू हो गई। तुरंत विंग वांग जी के क्लोज आते हुए कहा, हे राजकुमार लान, मुझे लगा था कि शायद आप शादी के लिए ना बोल दोगे, मुझे पता नहीं था कि आप मुझसे इतना प्यार करते हो। वांग जी ने कहा, खाक प्यार करता तुमसे मैं। फिर विंग ने कहा, तो शादी क्यों किया मुझे? वांग जी ने कहा, तुम मेरा सोलमेट हो इसीलिए किया, नहीं तो मैं नहीं करता, समझे? फिर विंग ने कहा, गगा कुछ बोल रहे थे मुझे। वांग जी ने कहा, जियांग चैंग तुम्हें क्या बोल रहा था? विंग ने कहा,
जिस दिन शादी की बात चल रही थी आपने कहा था कि आपको किसी बकरी के साथ शादी करना है। फिर ना वो बकरी आपको कैसे बुलाएगा पता है? आप बोलोगे हे बकरी इधर आओ, वो बोलेगा मैं। फिर ना आपको खाने के लिए बुलाएगा ना बकरी, तो आकर बोलेगा मैं। तो आपको समझ में कैसे आएगा कि अब वो आपको क्या बोल रहा है? वांग जी ने कहा शट अप विंग। विंग ने कहा वैसे मैं आपको चिढ़ा नहीं रहा हूँ, वैसे आप बकरी की वॉइस मतलब साउंड जो कि वो लोग निकालते हैं मैं करके, क्या वो आप समझते हो? पक्का आप पिछले जन्म में बकरी थे, है ना? वांग जी ने कहा विंग यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, स्वयं क्रिएट मत करो। विंग ने कहा लेकिन ये तो सच है ना, आप बोल रहे थे और आपने क्या कहा था? अगर एक गधा आपका सोलमेट होता तो आप उससे शादी कर लेते। आपको पता है गधा कितना घमंडी होता है? गधा को ना जब तक आप खाना नहीं दोगे ना तब तक वो अपनी जगह से हिलेगा भी नहीं और चलने का तो नाम ही नहीं लेता है। और इतना धीरे धीरे, एक सेकेंड रुको, धीरे धीरे तो आप भी चलते हो। वाह, काश गधा आपका सोलमेट होता। फिर वांग जी ने कहा हाँ वो तो मेरा सोलमेट ही है। ये सुनकर विंग ने कहा अब ये क्या कह रहे हो आप, गधा आपका सोलमेट नहीं है? वांग जी ने कहा हाँ है ना, जो तुम हो, तुम्हें तो एक गधा हो। ये बोलकर वो चला गया। विंग ने कहा क्या इसने मुझे गधा कहा? उसके बाद वो उसके पीछे आते हुए कहा हे रुको, मुझे तुमसे बात करना है। उसके बाद वो उसके पीछे आ गया। वो सारे एलर्ट के साथ बात कर रहा था और सबके आशीर्वाद ले रहा था। वांग जी और विंग सबको नमस्ते बोल रहा था और वेलकम कर रहा था। फिर ना विंग ने नमस्ते करते हुए कहा राजकुमार लान एक बात कहूँ। वांग जी ने कहा तुम बात ना करो तो ही अच्छा है। विंग ने कहा नहीं, सोचिए ना अगर एक बकरी के साथ या फिर एक गधे के साथ आपकी शादी हो जाती तो फिर ना वेलकम करने के वक्त ना वो बकरी बोलता मैं, फिर ना वो मेहमान डर के भाग जाते और गधा बोलता ढेंचू ढेंचू ढेंचू। मैं तो सोच रही हूँ कि वो गधा और बकरी बेल पहने हुए और रोब्स पहने हुए कैसे लगते। ये सुनकर ना वांग जी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया। उसने कहा विभूषण तुम कुछ ज़्यादा नहीं बोल रहे हो, तुम्हें क्या लगता है कि तुम किसी बकरी और भैंस से और गधा से कम हो? फिर विंग ने कहा एक सेकेंड रुको, मुझे पता नहीं था कि आप भैंस को भी लाइक करते हो। वांग जी ने कहा तुमसे बात करना ही बेकार है। ये बोलकर वो वहाँ से चला गया। विंग ने कहा शादी हो गई है, अब जो तंग तो मैं करता रहूँगा। ये बोलकर वो उसके पीछे पीछे आने लगा, बिल्कुल प्राउड फील करते हुए। सीन कट होती है। अब वो लोग सबको गुड बाय बोल रहा था। विंग ना बहुत रो रहा था। विंग ने कहा मम्मा अब मुझसे मिलने आओगे ना? मैडम यू ने कहा हाँ बेटा मैं तुमसे मिलने आऊँगा मेरा प्यारा सा बेटा। वांग जी ने कहा ये प्यारा है, ये एक नंबर का बिगाड़ा है। उसके बाद विंग ने पीछे मुड़ते हुए कहा क्या तुमने कुछ कहा वांग जी? वांग जी ने कहा नहीं मैंने कुछ नहीं कहा। विंग उसे हग करते हुए कहा तुमने शादी कर लिया, अब मेरा क्या होगा? अगर तुम मुझे प्यार ना करोगे तो पहले सबके सामने प्रॉमिस करो कि तुम मुझे बहुत प्यार करोगे। वांग जी ने कहा कि तुम क्या कर रहे हो यार, बहुत सारे लोग हैं। विंग ने कहा तुम कैसे हस्बैंड हो, तुम्हारा ओमेगा हस्बैंड रो रहा है लेकिन फिर भी तुम उसकी हमदर्दी नहीं दिखा रहे हो, तुम उसके आंसू तक नहीं पूछ रहे हो, तुम उसके साथ नहीं रो रहे हो, मेरे साथ रहो। वांग जी ने कहा जस्ट शट अप विंग, सीधा हो जाओ। उसने विंग को सीधा किया। विंग ने कहा देखा मॉम ये कितना घमंडी है ना। उसकी मॉम ने कहा बेटा अल्फाज नहीं रोते हैं ऐसे, और वैसे भी तुम्हारी शादी हो गई, तुम घर छोड़कर जा रहे हो इसीलिए रो रहे हो, इसमें वांग जी क्यों रोएगा? विंग ने कहा लेकिन अभी शादी हुई ना तो हमने जीने मरने का साथ में कसम खाया तो उसको रोना भी पड़ेगा। अगर तुम नहीं रोगे ना मैं प्याज लेकर आऊँगा और तुम्हें रोनाने के लिए बोलूँगा। बोलो। वांग जी ने कहा मैं गाड़ी में जा रहा हूँ, तुम्हें आना है तो आओ, नहीं तो यहीं पर ही बैठ कर रो। उसके बाद वो गाड़ी के अंदर आ गया। विंग ने कहा मॉम ये अभी से मेरी बात नहीं मान रहा है, ये पता है इसको ना भैंस पसंद है। उसकी मॉम ने कहा विंग ने कहा मैं जा रहा हूँ। उसके बाद विंग चला गया गाड़ी के अंदर। फिर चलना स्टार्ट होता है। इधर वांग जी विंग को देखने लगा। विंग ने कहा तुम मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो? हाँ पता है कि मैं बहुत हैंडसम हूँ, मैं बहुत खूबसूरत लग रहा हूँ ना, इसीलिए तुम मुझे हाँ करके देख रहे हो। वांग जी ने कहा बकवास, तुम एक बतख लग रहे हो और बतख की तरह रो रहे थे। विंग ने कहा एक सेकंड रुको, क्या तुमने मुझे बतख कहा? वांग जी ने कहा हाँ बतख रोता है ना ऐसे हैं करके, वैसे तुम रो रहे थे बतख की तरह, बतख कहीं का। वांग जी ने कहा तुम्हें तो बतख कहना भी दूर की बात है, तुम तो मुर्गी को भी पीछे छोड़ दोगे रोने में। विंग ने कहा एक सेकंड रुको, इसका मतलब तुम ये कहना चाहते हो कि तुम्हारा हस्बैंड बतख और मुर्गी है? वांग जी ने कहा एग्जैक्टली मैं वही बोल रहा हूँ कि तुम एक बतख हो। ये बोलकर वांग जी ने अपनी फेस को घुमा लिया। विंग ने कहा तुम्हें तो मैं, लेकिन अभी कुछ नहीं करूँगा, बदला मैं ज़रूर लूँगा लान वांग जी।
मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। उसके बाद वो लोग लान कबीले में आ गए। गाड़ी से उतरने के वक्त सब लोग उन्हें फूल से वेलकम कर रहे थे और वो दोनों अंदर आ गए। थोड़ी देर बाद लान को रैन उन्हें मंदिर तक ले गए। उसके बाद उन्होंने ग्रीट किया वांग जी की मॉम और डैड की कब्र को। उसके बाद वो लोग वहाँ से बाहर आ गए और फिर इधर विंग वांग जी को गुस्से में घूरने लगा। थोड़ी देर बाद वो लोग बाहर आते हैं और फिर वहाँ पर वो लोग पानी पीते हैं। गुस्से में शराब पीना मना है, इसीलिए वो लोग पानी पीते हैं। दोनों बाहें में बाहों डाल कर, क्या बोलते हैं उसे, बाहों में बाहें डालकर, ऐसे ही बोलते हैं शायद। तो फिर उसके बाद वो लोग पानी पीते हैं। उसके बाद फिर वो लोग वहाँ से आते हैं। सिचेन और जियांग चैंग विंग और वांग जी को लेकर जिंगसी के सामने आ गया था। जिंगसी रेड थीम पर डेकोरेट था क्योंकि आज उनका वेडिंग नाइट था। उसके बाद पहले वांग जी अंदर आ गया, तलवार को साइड में रखा और फिर वो बैठ गया और फिर वो पानी पीने लगा बैठकर, क्योंकि वो बहुत थक चुका था। विंग अंदर आ गया, उसने रूम को देखा। फिर उसके बाद जियांग चैंग ने और सिचेन ने कहा ऑल द बेस्ट और फिर वो लोग चले गए। फिर विंग बेड पर जाकर बैठ गया। उसने बेड को हाथ से टच करते हुए कहा ये बेड मेरी तरह नहीं है, पता है मेरा बेड इतना सॉफ्ट है ना, अगर तुम यहाँ पर बैठोगे ना तो तुम्हें लगेगा कि तुम किसी कॉटन के ऊपर बैठे हुए हो। वांग जी ने कुछ नहीं कहा। विंग ने कहा ये रूम भी बड़ा नहीं है, मेरा रूम इतना बड़ा है तुम उसमें फुटबॉल, क्रिकेट, वॉली, यहाँ तक कि तुम हॉकी भी खेल सकते हो। वांग जी ने कहा ये बड़ा बड़ा फेंकना बंद नहीं करेगा। उसने विंग को देखा। विंग ने कहा और ये देखो तुम्हारा ब्लैंकेट कितना ओल्ड लग रहा है, पता है मेरा ब्लैंकेट ना खास करके जो बर्ड होती ना उसकी पंखुड़ी से बना हुआ है, और पता है तुम्हें गुलाब की खुशबू भी आती है। और देखो ये कितना भद्दा सा लग रहा है। वांग जी को और गुस्सा आने लगा। वांग जी उठ गया, उसने विंग के हाथ को पकड़ा, उसे धक्का दिया। विंग नीचे फ्लोर में गिर गया। विंग ने कहा हे हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। वांग जी ने कहा अगर तुम्हें ये पलंग इतना पसंद नहीं है, ना पसंद है तो यहाँ पर ना बैठो तो ये अच्छा है। वांग जी विंग को गुस्से में घूर रहा था। विंग ने कहा ठीक है आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो कि मैं बड़ा बड़ा फेंक रहा था। वैसे मेरा बेल हटाऊँ। वांग जी ने कहा तुम्हारा बतख जैसा फेस देखने का मन मेरा नहीं है। विंग ने कहा मेरा बेल हटाओ अभी क्या अभी समझे, तुम नहीं हटाओगे। वांग जी ने कहा नहीं मुझे नहीं हटाना। विंग ने उसके कॉलर को पकड़ लिया। उसने कहा तुम नहीं हटाओगे ना तुम्हारा अंकल हटाएगा। वांग जी ने कहा तो अंकल के पास जा हटाने के लिए। विंग ने कहा तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, देखो अगर तुम नहीं हटाओगे ना तो मैं तुम्हें। वांग जी ने कहा मैं तुम्हें क्या। विंग ने कहा मैं तुम्हें काट लूँगा। वांग जी ने कहा तुम वही कर सकते हो, पता है पिछली बार जब तुम यहाँ पर आए थे मेरे पिछवाड़े पर इतनी ज़ोर से काटा था, वो दाग अभी तक है यहाँ पर। विंग ने कहा तो भूलो मत मैंने सिर्फ एक बार काटा था, मैं एक और बार तुम्हारे पिछवाड़े पर ऐसा काटूंगा ना तुम 4-5 दिन तक बाथरूम नहीं जा पाओगे। वांग जी ने कहा तुम्हारी हिम्मत कैसे ऐसा बोलने की। उसने उसको धक्का दे दिया। अचानक विंग ने उसके कॉलर को पकड़ लिया और खींच लिया, और विंग का जो बेल था वो अचानक से सट करके हट गया वहाँ से उसके फेस से, और वो दोनों नीचे फ्लोर पे गिर गए। और अचानक वांग जी का जो लिप्स था वो विंग के लिप्स के साथ टच हो गया, उन दोनों के बीच एक्सीडेंटली किस हो गया। वांग जी विंग के ऊपर था और विंग वांग जी के नीचे था। मतलब उन दोनों के लिए ये शॉकिंग न्यूज़ था कि उन दोनों के बीच एक केस हो चुका है। और विंग अपने लिप्स को देख रहा था अपनी आँखों को नीचे की तरफ झुकाकर, और वांग जी भी वही कर रहा था। थोड़ी देर बाद उन दोनों ने अपनी आँखों में देखा। विंग ने कहा हटो यहाँ से। वांग जी उठ गया। उसके बाद विंग अपने लिप्स को इतना रगड़ रहा था अपने हाथ से, उसने कहा छी 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 ये खरोस और बेदिमाग लान वांग जी को मैंने किस कर लिया। वांग जी ने कहा एक मिनट रुको, बेदिमाग तुम हो ना कि मैं, समझी, और तुम बतख जैसी शक्ल बनाना बंद करो। विंग ने कहा शट अप, ये सब कुछ तुम्हारी गलती है समझे। वांग जी ने कहा किसने कहा था मेरी कॉलर पकड़ने के लिए। विंग ने कहा किसने कहा मुझे धक्का देने के लिए। वांग जी ने कहा पहले तुम मेरे करीब आए थे। विंग ने कहा तुमने मेरा बेल क्यों नहीं हटाया बोलो। वांग जी बहुत गुस्से में था। उसने विंग को देखा और वांग जी अपने आँखें घुमा रहा था और विंग भी अपनी आँखें घुमा रहा था, उसे देख रहा था। थोड़ी देर बाद वो दोनों नॉर्मल बिहेव करते हैं। फिर वो दोनों अलग अलग दिशा में मुड़ गए। वांग जी ने कहा मैं सो रहा हूँ, ये बोलकर वो अपने बेड पर सो गया। विंग ने कहा मुझे भी सोना है, मुझे बहुत नींद आ रही है। वांग जी ने कहा घर में बहुत सारी जगह है, कहीं पर भी सो जाओ। विंग ने कहा मुझे बेड पर सोना है, मुझे बेड पर सोने की आदत है।
वांग जी ने कहा, लेकिन तुमने अभी कहा ना कि मेरा बेड तुम्हारे जैसा नहीं है, वो सॉफ्ट नहीं है, मेरा ब्लैंकेट अच्छा नहीं है, उसमें खुशबू नहीं आ रही है, तो मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ पर नींद नहीं आने वाली, क्यों ना तुम फ्लोर में ही सो जाओ। विंग ने बहुत गुस्से में देखा। विंग ने कहा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। वांग जी ने कहा, मैं तुम्हें पकड़ के भी नहीं रखूँगा। ये बोलकर उसने अपने आप को ब्लैंकेट से कवर कर लिया। विंग ने कहा, मुझे बेड पर सोना है। ये बोलकर वो बेड पर कूद गया। अचानक वांग जी के पैर पर लग गई। वांग जी ने कहा, तुम कर क्या रहे हो? विंग उसे धक्का देते हुए कहा, किसको? मुझे जगह चाहिए। वांग जी ने कहा, इतना बड़ा बेड में जगह नहीं मिल रही है। विंग उसे धक्का देने लगा। वांग जी ने कहा, मैंने कहा हटो उस तरफ। अब वांग जी विंग को धक्का दे रहा था। दोनों एक दूसरे को धक्का मुक्की कर रहे थे। अचानक वांग जी नीचे गिर गया। विंग ने कहा, देखा देखा देखा, मैंने कहा था ना तुम हार जाओगे, इसीलिए बोल रहा हूँ, चुपचाप नीचे सो जाओ, और अगर तुम ऊपर आने की कोशिश किया ना तो फिर से मैं तुम्हें धक्का मार दूंगा। वांग जी ने कहा, तुम कोई बात नहीं, तुमसे बहस करना बेकार है। ये बोलकर वो बोरिया बिस्तर लेकर नीचे लेट गया। विंग ने कहा, आराम से मैं यहाँ पर सोऊंगा। उसने अपने दोनों हाथों को फैला दिया और अपने दोनों पैरों को भी फैला दिया और फिर वहाँ पर लेट गया और सोने लगा आराम से। सीन कट होती है सुबह। जब सब लोग ब्रेकफास्ट कर रहे थे तो विंग वहाँ पर मौजूद नहीं था, क्योंकि विंग बहुत देर तक सो रहा था। उसके बाद जब विंग वहाँ पर पहुँचा तब लान कोरैन ने कहा, अब विभूषण तुम लेट हो, तुम्हें पता नहीं हमारे यहाँ पर सब लोग 5 बजे उठते हैं। विंग ने कहा, वो मैं जियांग चैंग ने कहा, ये उनका फर्स्ट नाइट है तो जाहिर सी बात है कि वो लेट होगा। फिर शीचैन ने कहा, लेकिन वांग जी तो लेट नहीं था ना। जियांग चैंग ने बहुत गुस्से में उसे देखा। उसने कहा, तुम्हें किसने कहा मेरी बात के ऊपर बात करने की? शीचैन ने कहा, मेरे मुंह से निकल गई, सॉरी, मुझे माफ़ कर दो। इधर विंग ने कहा, पता है ना वो वांग जी ना, मतलब लान जान ना मुझे रात भर सोने ही नहीं दिया, पता है, उसकी वजह से मैं सो ही नहीं पा, मुझे इतना तंग करता। वो ना पूरे स्टूडेंट के सामने ये सब कुछ बोल रहा था। वांग जी विंग को देखने लगा, उसके हाथ से चॉपस्टिक गिर गया और उसका खाना भी गिर गया। सब लोग हाँ करके विंग को घूर रहे थे। एक स्टूडेंट के मुंह से पनीर का टुकड़ा नीचे गिर गया। दूसरा स्टूडेंट उस पनीर के टुकड़े को उठाते हुए कहा, खा ले। उसके बाद उसने उसके मुंह में पोर कर दिया। इधर वांग जी पूरा ही शौक। लान कोरैन को खांसी आ गई। लान कोरैन खांसने लगा। विंग ने कहा, वो ना लान जान पता है क्या कर रहा था, वो पहले ना वो बेड पर, फिर तभी जियांग जैंग ने कहा, अब ठीक है विंग, बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, हम समझ गए, तुम आ जाओ, ब्रेकफास्ट कर लो। उसने कहा, ओके गगा। उसके बाद वो वहाँ पर आ गया। वांग जी ने कहा, ये कैसा इंसान है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कैसा इंसान है। अब सब लोग वांग जी को घूर रहे थे। वांग जी ने कहा, खाना खाओ सब लोग अपनी नज़र को घुमा लिया। इधर लान कोरैन को इतनी खांसी आ रही थी कि उसकी खांसी रुकने का नाम नहीं ले रहा था। विंग ने उसे पानी को भराते हुए कहा, अंकल पानी। उसके अंकल ने कहा, हाँ। उसने पानी पी लिया। फिर लान कोरैन ने अपने माइंड में कहा, मैंने सुना था कि विंग बहुत इनोसेंट है, इतना इनोसेंट है मुझे पता भी नहीं था। उसके बाद उसने खाना ख़त्म किया। सब लोग बाहर आ गए थे। सीन कट होती है। अलग से एक सीन को दिखाया जाता है जहाँ पर सू यांग और वैन चाओ कुछ प्लानिंग कर रहे थे। वैन चाओ ने कहा, लान वांग जी, लान कबीला और यांग मेंग का लोटस फेयर का कबीला, लान कोरैन और जियांग फेंगमियान ने मेरे फादर को मार डाला। शू यांग, तुम्हें याद है वो रात? शू यांग ने कहा, हाँ सरदार, मुझे सब कुछ याद है। उन्होंने वैन ज़ोलियो को भी मार डाला और वैन सू को, वैन चिंग, किसी को नहीं छोड़ा। वैन चाओ ने कहा, अब हमारी बारी है, हमने इतने सारे कठपुतली बनाया है, अब हम उनके ऊपर अटैक करेंगे। मैंने सुना है कि गुसो में नई शादी होकर लान वांग जी आया है और लान वांग जी का पार्टनर और कोई नहीं बल्कि विभूषण है, जो कि यांग मेंग लोटस फेयर से हैं, जियांग फेंगमियान का अडॉप्टेड सन। ये सुनकर शू यांग ने कहा, हाँ मुझे पता है, मेंग्याओ ने मुझे बताया था। वैसे मेंग्याओ ने कहा है वो हमें नक्शा देगा क्योंकि उससे धोखा मिला है। ये सुनकर वैन चाओ ने कहा, धोखा मिला है और ये मेंग्याओ तुम्हारी हेल्प क्यों करेगा? शू यांग ने कहा, वो लान से चैन के साथ प्यार करता था, लेकिन लान से चैन जियांग चैंग से प्यार करता था।
उसने लान से चैन को बताया था, लेकिन उसने रिजेक्ट कर दिया, तो उसे बहुत गुस्सा आ गया। फिर उसने कहा वो बदला लेगा, जियांग चैंग से उसका प्यार छीन कर रहेगा। ये सुनकर वैन चाओ ने कहा अच्छी बात है, इसका मतलब जियांग चैंग का दुश्मन मेंग याओ है ना। ये सुनकर सुयांग ने कहा हाँ सही कहा आपने, वैसे आप क्या करने वाले हो। वैन चाओ ने कहा कितनी कठपुतली हमने तैयार किया है। शुयांग ने कहा तकरीबन 400 तो हो गए हैं। फिर वैन चाओ ने कहा और 400 तैयार करो, उसके बाद हम लांस के ऊपर अटैक करेंगे। भूलो मत वहाँ पर लोटस प्यार के 2 राजकुमार हैं, अगर उन दोनों को मार दिया तो फिर हमारी जीत पक्की है, और उस लान वांगजी को और सी चैन को मैं अपना गुलाम बनाऊंगा। वो पूरा दिन मेरा सेवा करेंगे, और लान कुरैन को मैं अपनी कैदी बनाकर रखूँगा। और बाकी रहा वो लोटस फेयर, उसके बाद हम उस पर भी अटैक करेंगे, और फिर जियांग फेंगमियान को भी मैं अपना गुलाम बनाऊंगा और उसे भी अपनी काल कोठरी में बंद कर दूंगा। ये सुनकर उसे कहा हाँ सही कहा आपने, मैं भी वैसे सोच रहा हूँ, मुझे अब अपना दाहिना हाथ बना लेना। वैन चाओ ने कहा हाँ, अब मेरी बात सुन, कान खोलकर अपने काम पर लग जा। हमें अभी भी और 400-500 बनाना है, हमें तकरीबन 1000 सैनिक चाहिए। इसका मतलब हमें 1000 कठपुतलियाँ बनाना पड़ेगा। 400 है, इसका मतलब 600 और बनाना पड़ेगा, तो जल्दी काम से लग जाओ। उसने कहा हाँ हाँ ज़रूर। सीन कट होती है। उसके बाद वाले दिन की सीन दिखाया जाता है, जहाँ सब लोग ब्रेकफास्ट करने के बाद अपने अपने काम पर चले गए थे। कुछ लोग लाइब्रेरी पर पढ़ाई कर रहे थे, जिसकी देखभाल वांगजी कर रहा था। कुछ लोग कसरत कर रहे थे, जिसकी देखभाल हमारा से चैन कर रहा था। और कुछ लोग व्याख्यान में थे, जहाँ पर लान कुरैन मौजूद था। और कुछ लोग खाना बनाना काम कर रहे थे, तो वहाँ पर जियांग चैंग भी था। विंग के पास कोई काम नहीं था, क्योंकि विंग यहाँ पर न्यू है। विंग इधर उधर भाग रहा था। अचानक उसे किसी को तंग करने का मन करता है, और जब किसी को तंग करने का मन करता है तब उसके दिमाग में सिर्फ एक ही नाम आता है, लान जान, और किसी का नहीं। उसने कहा चलो उसे ढूंढता हूँ, उसके बाद उसे मैं बहुत तंग करूँगा। उसके बाद वो इधर उधर चलने लगा। उसने हर जगह पर ढूंढा, यहाँ तक कि जिंगसी पर भी। उसने कहा ये लानजान चला कहाँ गया। फिर कुछ स्टूडेंट्स लाइब्रेरी से बाहर आ रहे थे। उन्होंने कहा ये लान वांगजी कितना खड़ूस है ना। हाँ मेरा लिखते लिखते हाथ दर्द कर रहा है। वेंग ने कहा हे लान वांगजी कहाँ है। ये सुनकर उन लोगों ने कहा वो लाइब्रेरी पर है और वो पढ़ा रहे हैं, और पता है सबकी पनिशमेंट पूरी ना होने तक वो किसी को नहीं छोड़ रहा है। वो कितना खड़ूस है। वेंग ने कहा हाँ वो तो वो है, वैसे वो अभी वहाँ पर है ना। उन लोगों ने कहा हाँ वहीं पर ही है। वेंग ने कहा थैंक यू थैंक यू थैंक यू। उसके बाद वो लाइब्रेरी पर आ गया, जहाँ पर उसने देखा कि वांगजी अपनी किताब को चुपचाप पढ़ रहा है, और बाकी स्टूडेंट्स जिसने रूल्स को ब्रेक किया था वो लोग रूल्स लिख रहे हैं 3000 बार। जो रूल था 3000 रूल को वो 300 बार लिख रहे हैं, और कुछ स्टूडेंट पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ लोग लिख रहे हैं, अपनी पढ़ाई को कंप्लीट कर रहे हैं। वेंग टिप टॉप करते करते इसके सामने आ गया। साइड में स्टूडेंट थे। वेंग दोनों हाथ को पीछे रखते हुए कहा लान जान। वांगजी ने कोई जवाब नहीं दिया। उसे कहा लान जान गगा, लेकिन फिर से लान जान ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने कहा लान वांगजी, लेकिन फिर भी उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसने कहा हाँ क्या नाम था, बकरी का सोलमेट। ये सुनकर वांगजी ने तुरंत विंग की तरफ देखा। विंग पीछे मुड़ते हुए कहा तुम मुझे ऐसे घूर रहे हो, मुझे घूर रहे हो, यहाँ पर तो कोई नहीं है। वांगजी ने कहा तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। विंग ने कहा हाँ देखो ये प्रूफ किसने दिया। पहले मैंने तुम्हें कहा लान जान, तुमने जवाब नहीं दिया। मैंने गगा भी कहा, तुमने जवाब नहीं दिया। उसके बाद मैंने लान वांगजी भी कहा, तुमने जवाब नहीं दिया। इसका मतलब जब मैंने तुम्हें ये कहा बकरी का सोलमेट, तब तुमने जवाब दिया। इसका मतलब तुम सच में बकरी का सोलमेट हो। ये सुनकर वांगजी ने कहा हाँ सही कहा तुमने। फिर वेंग ने कहा रियली। वांगजी ने कहा और बकरी तुम हो। वेंग ने कहा मैं बकरी, तो तुमने मुझे बकरी कहा। वांगजी ने कहा हाँ बकरी कहा, और जाओ यहाँ से, सब लोग पढ़ाई कर रहे हैं, बकवास करना बंद करो। विंग वहाँ पर बैठ गया। विंग ने कहा अच्छा ठीक है, मुझे बताइए कि तुम मुझसे गुस्सा हो, कल से गुस्सा हो है ना। वांगजी ने कहा अगर पता है तो बात क्यों कर रहे हो। विंग ने कहा इसलिए तो बात करने आया हूँ। वांगजी ने गुस्से में देखा। विंग ने कहा देखो मैं मजाक नहीं करने आया हूँ, मैं अब सीरियस हूँ।
वांग जी ने कहा बकवास करने आया है यहाँ पर। विंग उसकी इंक को लेकर अपने हाथ से खेलते हुए कहा देखो कल जो कुछ भी हुआ मुझे माफ़ कर दो, और वैसे भी कल ब्रेकफास्ट करने के टाइम में अंकल ने मुझे पूछा कि मैं इतना लेट क्यों हूँ, तो मैं क्या बोलता, बोलो कि हम दोनों ने झगड़ा किया है और हम दोनों साथ में नहीं थे तो अंकल क्या सोचते, इसीलिए मैंने। वांग जी ने कहा इसीलिए तुमने मेरी इज्जत का धज्जिया उड़ा दिया। विंग ने कहा धज्जिया नहीं उड़ाया था, मैं बस बोल रहा था, मैंने पूरी बात नहीं बोली थी। वांग जी ने कहा धज्जिया उड़ाने के लिए वो छोटी सी बात ही काफ़ी है, समझी। विंग ने कहा तुम हर बात को इतना सीरियस क्यों लेते हो। वांग जी ने कहा क्योंकि तुम हर बात को मजाक से लेते हो। विंग ने कहा हाँ तुम देखो मैं तुमसे बात करने के लिए आया हुआ, तुम मुझे गुस्सा दिला रहे हो। वांग जी ने कहा लेकिन मैंने नहीं कहा मुझसे बात करो, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है, अब जाओ यहाँ से। विंग ने कहा लान वांग जी तुम बाद में बहुत पछताओगे। उसने कहा विंग अगर तुम यहाँ से नहीं गए तो मैं तुम्हें अपनी तलवार के साथ अभी लड़ने के लिए चुनौती दूंगा। विंग ने कहा अब वैसे भी तुम हार जाओगे, ठीक है। विंग उठ गया और वो पीछे के साइड चला गया। उसने कहा तुम हार जाओगी, अब मैं चलता हूँ। उसके बाद विंग कूद कर भाग गया। वांग जी ने कहा एक नंबर का पागल कहीं का। सीन कट होती है। सारे स्टूडेंट अपनी पनिशमेंट को कंप्लीट करते हैं, सब लोग पढ़ाई कंप्लीट करते हैं और फिर सब लोग निकल गए। वांग जी ने कहा आज के लिए बस इतना ही। उसके बाद वांग जी भी बाहर आ गया, लेकिन अचानक वांग जी जहाँ से गुजर रहा था उसे देखकर सब लोग बहुत ज़्यादा हंस रहे थे। वांग जी ने बहुत बार नोटिस किया, वो पीछे मुड़ते हुए जब देखा तब प्रिंसिपल चुप हो जा रहे थे क्योंकि वांग जी राजकुमार है। लेकिन फिर जब वांग जी गुजर रहा था तब वो डिसिपल्स फिर से हंस रहे थे। कुछ वक्त ऐसा होने के बाद अचानक वो सिचैन के पास से गुजरने लगा। सिचैन और जियांग चंग तब बात कर रहे थे, दोनों कपल्स बैठकर, लेकिन वो लोग वांग जी को देखकर हंसने लगे। लेकिन जैसे ही वांग जी ने उनकी तरफ देखा तब वो लोग चुप हो गए। लेकिन फिर जब वांग जी वहाँ से गुजरने लगा तब फिर से वो लोग हंस रहे थे। अचानक वांग जी रुक गया और फिर उन दोनों के सामने आ गया। उन्होंने कहा गगा आप दोनों क्यों हंस रहे हो। सिचैन ने कहा वो वांग जी वो ना। वांग जी ने कहा वो क्या। जियांग चैंग अब खुद को रोक नहीं पाया, वो ज़ोर ज़ोर से हंसते हुए कहा वांग जी तुम कितने पागल हो। वांग जी ने कहा क्या हुआ है। फिर सिचैन ने कहा वो तुम्हारे पीछे। जियांग चैंग ने कहा क्या तुम एक वांग जी और एक कछुआ, बहुत ज़्यादा फ़नी है। ये सुनकर वांग जी ने कहा कछुआ। फिर सिचैन ने कहा वांग जी तुम्हारे पीछे कुछ लगा हुआ है और उसमें लिखा हुआ है कि। वांग जी ने कहा क्या। उसने उसके पीछे से हाथ बढ़ाया और फिर उसे निकाला। वहाँ पर एक पेपर था और जहाँ पर एक कछुए की तस्वीर बनाई हुई थी और नीचे लिखा हुआ था मैं लान वांग जी, मैं खुद को एक कछुआ मानता हूँ। और वहाँ पर ना एक जीप दिखाने वाला इमोजी था, विंग, इसका मतलब विंग। वांग जी के दिमाग में सिर्फ एक ही आवाज़ आई विभूषण। उसने उस पेपर को बहुत ज़ोर से मरोड़ते हुए कहा उसकी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की। उसके बाद वो अपने अंकल के पास चला गया। उसके बाद वो अंकल के पास गया। उसने देखा कि विंग वहाँ पर बैठा हुआ है और अपने अंकल को चाय बनाकर दे रहा है और अंकल से बहुत अच्छे से बातें कर रहा है, बहुत इनोसेंटली। ये देखकर वांग जी वहाँ पर आ गया। वांग जी ने कहा विभूषण तुमने ऐसा क्यों किया। विंग ने कहा हाँ मैंने क्या किया। विंग ऐसे बात कर रहा था जैसे कि वो बहुत ज़्यादा मासूम है। वांग जी ने कहा अरे वाह इतनी फूल जैसी बातें कर रहे हो, क्या बात है विंग। विंग ने कहा राजकुमार लान लेकिन क्या हुआ है आप ये तो बताइए। उसके बाद वांग जी ने उस पेपर को उसे दिया। उसने कहा ये क्या है। फिर विंग ने उसे खोला। उसने कहा ये तो एक कछुआ है, मैं लान वांग जी खुद को एक कछुआ मानता हूँ। ये क्या लिखा आपने। वांग जी ने कहा ये मैंने नहीं लिखा, ये तुमने लिखा है, ये हैंड राइटिंग तुम्हारी है, इतनी गंदी हैंड राइटिंग मेरी नहीं है, समझे। लान कोरैन ने कहा क्या हुआ है वांग जी। वांग जी ने कहा इस विभूषण ने लिखा कि मैं एक कछुआ हूँ और मेरे पीठ पर इसे लगा दिया और सब लोग मुझे देखकर हंस रहे थे। लान कोरैन ने विंग को देखा। विंग ने इनोसेंटली कहा नहीं अंकल मैंने ऐसा नहीं किया, ये झूठ बोल रहे हैं, कोई मुझे फंसाना चाहता है। वांग जी ने कहा ये हैंड राइटिंग तुम्हारी है विंग और तुम बहुत ज़्यादा गंदे लिखते हो। विंग ने कहा मैं सच कह रहा हूँ, ये मैंने नहीं लिखा है। अंकल आप मुझ पर बिलीव नहीं करते हो। देखा मैंने आपसे कहा था ना लान वांग जी मुझे पसंद नहीं करता है, जब से शादी हुआ है तब से वो मुझे झगड़ा ही कर रहा है और ये प्रूफ भी आपके सामने हो गया कि वो मुझसे झगड़ा कर रहे हैं और मुझसे छुटकारा चाहते हैं।
ये सुनकर वांग जी ने कहा तुम कितने अच्छी एक्टिंग करते हो विंग, खुद करके अब मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहे हो। ये सुनकर लान कुरैन ने कहा वांग जी, मुझे पता है कि कौन इनोसेंट है और कौन नहीं है। तुम पहले से ही बोल रहे थे कि तुम्हें विंग के साथ शादी नहीं करनी है। अब ये भी हो सकता है कि तुम विंग को फंसा रहे हो। विंग ने कहा हाँ सही कहा, पहले आपने मेरी हैंडराइटिंग की नकल किया होगा, उसके बाद आप आकर अंकल को झूठ बोल रहे हो ताकि अंकल भी मुझे गलत समझे। ये सुनकर उसके अंकल ने कहा नहीं विंग, मैं तुम्हें गलत नहीं समझता। विंग ने वांग जी को देखा और एक आँख मार दी। वांग जी ने कहा तुम नहीं, मैं गलत हूँ। ये बोलकर वो वहाँ से भाग गया। विंग ने कहा अंकल क्या आपको और चाय चाहिए, मैं आपके पैर दबा दूँ। अंकल ने कहा नहीं नहीं विंग, तुम अब जाओ आराम करो। विंग ने कहा ठीक है अंकल। विंग वहाँ से चला गया। सीन कट होती है। इधर हमें वैन चाओ को दिखाया जाता है जो कि गुस्से में कुछ बोल रहा था। तभी वहाँ पर एक इंसान आता है और उसने कहा क्या मैं कुछ बात कर सकता हूँ। शू यांग ने कहा अरे मिंग्याओ आ जाओ। वैन चाओ ने कहा क्या यही वो मिंग्याओ है जिसकी बात तुम कर रहे थे। उसने कहा हाँ सही कहा तुमने। अब वैसे तुम क्या लेकर आए हो। मिंग्याओ ने कहा ये नक्शा मैं लेकर आया हूँ। वो नक्शा को उसने शू यांग के हाथ में दिया। शू यांग ने एक बार देखा, उसके बाद उसने वैन चाओ को दिया। वैन चाओ ने कहा घुसू लान कबीले का नक्शा। मिंग्याओ ने कहा हाँ घुसू लान कबीले का नक्शा, आपको कहाँ से घुसना है, उसके ऊपर कैसे अटैक करना है, इस नक्शे के ज़रिए आप सब कुछ समझ पाओगे और सब कुछ जान पाओगे। ये देख कर वैन चाओ ने कहा तुम्हारा शुक्रिया मिंग्याओ, तुम्हारा एहसान मैं कभी नहीं भूलूँगा। मिंग्याओ ने कहा अगर मुझे एहसान चाहिए तो मुझे सिर्फ़ एक ही चीज़ चाहिए। वो क्या है बताओ मिंग्याओ। मिंग्याओ ने कहा जियांग चैंग की मौत। मैं चाहता हूँ कि तुम जियांग चैंग को मार दो और सिचैन को मेरे पास दे दो, मुझे सिचैन चाहिए। ये सुनकर वैन चाओ ने कहा ठीक है तुम्हारा काम हो जाएगा, अब तुम जा सकते हो। मिंग्याओ ने कहा ठीक है। उसके बाद मिंग्याओ वहाँ से चला गया। सीन कट होती है। इधर विंग कूद रहा था शाम को और कूदते कूदते वो कुछ गाना भी गा रहा था। वांग जी ने कहा विंग। विंग ने कहा हाँ क्या हुआ बकरी। फिर वांग जी ने कहा बकरी। विंग ने कहा ओह सॉरी बकरी का सोलमेट। वांग जी ने कहा इसका मतलब तुम ये कह रहे हो कि तुम एक बकरी हो। विंग ने कहा मैं कोई बकरी नहीं हूँ, तुमने मुझे बतख कहा था ना, उससे तो बतख अच्छा है, कम से कम पानी में तैर सकता है, लेकिन तुम्हारी बकरी तो मैं के अलावा कुछ नहीं कर सकता। वांग जी उससे बिना बात करके वहाँ से चला गया। रात के टाइम भी उन दोनों के बीच फिर से बेड को लेकर बहुत ज़्यादा झगड़ा हुआ। वो दोनों खींच रहे थे एक दूसरे को, नहीं मैं करके वो दोनों ऐसे कर रहे थे और फिर फाइनली विंग जीत जाता है। सीन कट होती है। नेक्स्ट मॉर्निंग विंग ब्रेकफास्ट करने के बाद बैम्बू फॉरेस्ट में घूमने गया था जो कि लान कबीले का सबसे घना फॉरेस्ट होता है जहाँ पर कोई अक्सर जाता नहीं है। जब विंग वहाँ तक पहुँचा तब उसने देखा कि वहाँ पर बहुत सारे रैबिट्स खेल रहे हैं। विंग को वो रैबिट्स बहुत ज़्यादा पसंद आ गए। विंग उनसे दोस्ती भी करता है और दो रैबिट्स को, जो कि एक ब्लैक कलर का था और एक वाइट कलर का था, उसने कहा तुम दोनों को मैं अपने साथ रखूँगा, तुम दोनों मेरे साथ रहोगे, तुम दोनों कितने प्यारे हो और मेरे साथ घूम रहे हो। उन दोनों को हाथ में उठाते हुए इसने कहा तुम्हें मेरा रूम देखना है, चलो मैं तुम्हें आज मेरा रूम देखने के लिए ले जाऊँगा और फिर कल मैं तुम्हें यहाँ पर छोड़ दूँगा, ठीक है, और मैं तुम्हें पालूँगा भी, तुम चिंता मत करो, मैं तुम लोगों के लिए खाना भी लेकर आऊँगा। ये बोलकर वो उससे बात करते करते कबीले की तरफ जा रहा था। धीरे धीरे करके सूरज ढल रहे थे। विंग ने कहा हाँ मैं आज लेट हूँ। विंग जब मुख्य द्वार पर पहुँचा वहाँ पर बहुत सारे डिसिपल्स थे। विंग छुप कर उन दोनों को लेकर अंदर आ गया, लेकिन अचानक वांग जी उसके सामने आ गया। जब वांग जी ने उसके हाथ में रैबिट्स को देखा तब उसे बहुत अजीब लगा, बहुत गुस्सा भी कर रहा था और उसे हंसी भी आ रही थी, लेकिन वो खुद को कंट्रोल कर लेता है। उसने कहा ये सब कुछ क्या है विंग। विंग ने कहा क्या तुम अंधे हो। वांग जी ने कहा क्या मतलब है। विंग ने कहा तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है कि ये क्या है, ये रैबिट्स हैं, खरगोश। ये सुनकर वांग जी ने कहा हाँ मुझे पता है कि ये खरगोश है, लेकिन ये तुम्हारे हाथ में क्या कर रहा है, तुम्हें वो पूछ रहा हूँ मैं। विंग ने कहा तुमने ये नहीं पूछा, तुमने कहा कि ये क्या है। वांग जी ने कहा हाँ ठीक है छोड़ो, तुम इन्हें यहाँ पर क्यों लेकर आए हो। विंग ने कहा मैं इन्हें पालने के लिए लेकर आया हूँ, मैं इन्हें पालूंगा। वांग जी ने कहा क्या तुम इन्हें पालोगे। विंग ने कहा हाँ मैं इन्हें पाल सकता हूँ, क्यों मैं नहीं पाल सकता। वांग जी ने कहा नहीं पाल सकते। विंग ने कहा क्यों नहीं पाल सकता। वांग जी ने कहा तुम भूल गए हो हमारे रूल्स क्या है। विंग ने कहा
तुम्हारा रूल्स? फिर अचानक विंग को याद आ गया, गोसू में जानवर पालना मना है। विंग ने कहा, नहीं ये नहीं हो सकता है। वांग जी ने कहा, तुम रैबिट्स लेकर आए हो, अब मैं अंकल को जाकर बोलूँगा। तभी विंग ने देखा कि लान कुरैन वहीं से ही गुजर रहा था। वांग जी ने कहा, मैं अंकल को जाकर बोलूँगा कि तुम रैबिट्स पालने वाले हो और तुम छुप कर 2 रैबिट्स को लेकर आए हो और वो तुम्हारे हाथ में है, मैं अभी उन्हें आकर दिखाऊंगा। तुरंत विंग ने उसके हाथ में रैबिट को रखते हुए कहा, कहाँ है मेरे हाथ में रैबिट? वांग जी ने कहा, अभी यहीं पड़ी थे। विंग ने कहा, नहीं है, और मैं कोई रैबिट वेबिट पालने वाला नहीं हूँ। विंग थोड़ा चिल्लाकर बोला। लान कुरैन को सुनाई दिया, उसने उन दोनों की तरफ देखा। उसने कहा, हाय अंकल, गुड इवनिंग। लान कुरैन वहाँ पर आते हुए कहा, गुड इवनिंग विंग, क्या बात है, तुम इतना चिल्ला क्यों रहे हो? विंग ने कहा, वो मैं राजकुमार लान जान को बोल रहा था। ये सुनकर लान कुरैन ने कहा, क्या हुआ है? जब लान वांग जी उसकी तरफ मुड़ता है तब लान कुरैन हैरान था। लान कुरैन ने कहा, ये रैबिट्स? वांग जी ने कहा, वो ये विंग। तभी विंग ने कहा, मैं बोलता हूँ, मैं अच्छे से बोल पाऊँगा, तुम चुप रहो। उसने उसके मुंह पर हाथ रख दिया। विंग ने कहा, दरअसल अंकल पता है, ये लान जानना बहुत चालाक है, ये छुप कर अपने रोप्स के अंदर ये दोनों खरगोश को लेकर आया है और बोल रहा है कि वो इसे पालेगा। आप बताइए, एक योद्धा को खरगोश से खेलना ये शोभा देता है? ये सुनकर अंकल लान कुरैन ने वांग जी को देखा और वो 2 खरगोश भी कंफ्यूज थे, ये सब कुछ क्या हो रहा है। वो एक बार वांग जी को देखता है और एक बार विंग को देखता है। उसके बाद विंग ने कहा, जब मैंने इससे पूछा कि तुम इसे क्या करने वाले हो, तो वांग जी ने मुझे कहा कि वो इसे पालने वाला है। ये सुनकर तो मैं और भी शौक में था। लान कुरैन ने अब वांग जी को और शौकली देखा और वो खरगोश भी एक दूसरे को देख रहे थे। उन दोनों खरगोश वांग जी को और विंग को और एक दूसरे को घूर रहे थे और एक बार अंकल लान कुरैन को। विंग ने कहा, मुझे यकीन नहीं होता है कि लान कुरैन इस कबीले का होकर इस कबीले का इतना बड़ा रूल्स तोड़ने वाला है। लान कुरैन ने कहा, वांग जी ने कहा, नहीं वो अंकल। विंग ने कहा, मैंने कहा ना मैं बोलूँगा, तुम चुप रहो। वांग जी के मुंह को फिर से विंग ने पकड़ लिया और विंग ने कहा, मैंने इसे मना किया। मैंने कहा, देखो लान जान, अंकल बहुत गुस्सा करेंगे क्योंकि ये हमारे कबीले के रूल्स के खिलाफ है, हम जानवर नहीं पाल सकते हैं। लेकिन इसने कहा, वो मेरा अंकल है, मैं देख लूँगा। वांग जी ने अपने मुँह से कहा, फिर विंग ने अपने हाथ को हटा लिया। वांग जी ने कहा, तुम कितने झूठे हो? विंग ने कहा, मैं झूठा नहीं हूँ अंकल, मैं सच कह रहा हूँ। ये खरगोश को पालने के लिए यहाँ पर लाया है और पता है ये पालने के बाद भी कर रहा था। उसने कहा कि अंकल की रूल से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि ये कबीला मेरा है। वांग जी ने अपने सिर को नाम में हिलाया। लान कुरैन ने कहा, वांग जी, अभी की अभी रूल्स तोड़ने की सज़ा तुम्हें मिलती है। वांग जी ने कहा, लेकिन मैंने रूल्स को ब्रेक नहीं किया। विंग ने कहा, देखा सामने सामने झूठ बोल रहा है, बताइए खरगोश किसके हाथ में है? फिर लान कुरैन ने कहा, वांग जी के हाथ में। फिर विंग ने कहा, तो रूल्स को किसने ब्रेक किया? लान कुरैन ने कहा, वांग जी ने। दोनों खरगोश भी कंफ्यूज थे, वो दोनों भी विंग को और वांग जी को देख रहा था। शायद वो दोनों ही बोल रहे थे कि ये विंग क्या चीज़ है यार। फिर लान कुरैन ने कहा, वांग जी जाओ, अभी जाकर मैदान में 140 बार चक्कर लगाओ। वांग जी ने कहा, क्या? उसके बाद लान कुरैन चला गया वहाँ से। वांग जी का मुंह देखने लायक था, मतलब वांग जी के दिल में सिर्फ एक ही बात चल रही थी, भगवान है कहाँ रे तू। मतलब क्या से क्या हो गया भाई, मतलब कुछ भी यार, उसका फेस देखने लायक था। उसके बाद लान कुरैन चला गया। उसने कहा, बाय बाय अंकल, चिंता मत कीजिए, जब तक ये लान जान अपनी पनिशमेंट पूरा नहीं करते तब तक मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। उसके बाद अंकल चला गया। विंग ने उसके हाथ से खरगोश को छीनते हुए कहा, क्या कर रहे हो? हाँ जाओ चक्कर लगाओ। वांग जी ने कहा, तुम बतख कहीं के। वांग जी ने कहा, देखा बतख कितनी चालाक होती है और बकरियाँ कितनी बुद्धू होती है, और वैसे भी तुम तो भैंस को भी लाइक करते हो और गधा को भी। ढेंचू ये बोलकर विंग कूदते कूदते भाग गया। वांग जी ने कहा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा विभूषण। विंग दोनों खरगोश को लेकर जिंसी में आ गया था। सीन कट होती है नेक्स्ट डे। विंग इधर उधर घूमते घूमते वो तालाब के पास गया था और उसने देखा कि तालाब के पास वांग जी मेडिटेशन कर रहा है। वो उसके पास चला गया और उसकी बालों को खींचने लगा, लेकिन वांग जी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। थोड़ी देर बाद विंग उसके ऊपर पानी डाल दिया। वांग जी ने अपने आइज़ को ओपन करते हुए कहा, तुम मुझे हर वक्त तंग क्यों करते रहते हो? विंग ने कहा, मैंने तंग नहीं किया, मैं पानी से खेल रहा था और तुम्हारे ऊपर लग गया तो मैं क्या करूं? वांग जी ने कहा, तुम जानबूझकर कर रहे हो और तुम यहाँ पर क्यों आए हो? बोलो, तुम मुझे शांति से रहने क्यों नहीं देते हो विभूषण? विंग ने कहा, लेकिन मैंने तो कुछ नहीं किया है। वांग जी ने कहा, तुमने कुछ
कुछ नहीं किया विभूषण, मैं यहाँ पर आया हूँ सिर्फ शांति से मेडिटेशन करने के लिए, तुम यहाँ पर भी आ गए। विंग ने कहा मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, पता है जब तक मैं तुम्हें तंग नहीं करूँ ना तब तक ना मेरा खाना हजम नहीं होता है, मैं क्या करूँ बोलो। ये सुनकर वांग जी को बहुत गुस्सा आ गया, वो उठ गया, उसने कहा डूब मरो पानी में, ये बोलकर वो चला गया वहाँ से। विंग ने कहा ए रुको, तभी विंग को दिखाई दिया कि पानी में मछली तैर रही है। विंग ने कहा मछली, कितना दिन हो गया मैं मछली नहीं खाया, आज तो मछली खाऊंगा, ये बोलकर वो वहाँ पर आ गया। फिर विंग मछली पकड़ने के लिए वहाँ पर लग गया। विंग ने 4-5 मछली पकड़ लिया और पकड़ने के बाद वो उसे लेकर कबीले में आ गया। वो मज़े से जली हुई मछली खा रहा था। शाम के टाइम जब प्रिंसिपल्स भी वहाँ पर नहीं थे, वांग जी कुछ फाइल्स को लेकर वहाँ से गुजर रहा था अपने अंकल के रूम की तरफ। अचानक उसने देखा कि विंग मछली खा रहा है। वो विंग को देखते हुए कहा क्या तुम नॉनवेज खा रहे हो। विंग अचानक डर गया, उसने वांग जी को देखा। वांग जी भी शौक में था। वांग जी वहाँ पर आते हुए कहा तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम मछली पकड़ के उन्हें जलाकर खा रहे हो। विंग ने कहा मैं कितना टाइम नहीं खाया इसीलिए मैं खा रहा हूँ, प्लीज़ खाने दो ना। वांग जी ने कहा मैं अभी अंकल को बुला कर लाऊंगा और बोलूँगा कि तुम हमारे रूल्स को ब्रेक कर रहे हो, हमारे यहाँ पर नॉन वेज अलाउ नहीं है, तुम हमारे कबीले के अंदर मछली लेकर आ गए। छी विंग, मैं अभी तुम्हें रुको, मैं भी आता हूँ, ये बोलकर वो चला गया। विंग ने कहा लेकिन थोड़ी देर बाद अंकल लान कोरैन के साथ वांग जी वहाँ पर आ गया। लान कोरैन ने कहा कहाँ है विंग और कहाँ है वो मछली, कहाँ वो नॉनवेज खा रहा है। जब वो वहाँ पर पहुँचा तब उसने देखा कि पूरे टेबल के ऊपर खाना रखा हुआ है और विंग चुपचाप खाना खा रहा है और खाना ढका हुआ भी है। और फिर इधर विंग ने अंकल कोरैन को देखा, उसने कहा अंकल लान कोरैन आइए। उसके बाद लान कोरैन ने कहा हाँ वैसे तुम क्या खा रहे हो। उसने देखा कि विंग सलाद खा रहा है और वेजिटेबल सूप खा रहा है। ये देख कर ना लान कोरैन ने वांग जी को देखा। वांग जी ने कहा लेकिन मैं अभी देखा कि वो नॉनवेज खा रहा था वो मैं। फिर लान कोरैन ने कहा वांग जी तुम झूठ कैसे बोल सकते हो। वांग जी ने कहा लेकिन मैंने अपनी आंखों से देखा ये नॉनवेज खा रहा था। थोड़ी देर बाद विंग ने कहा सुनो मैं ये खाना रेस्टोरेंट से लेकर आया हूँ, अब तुम भी जाओ अपना खाना लेकर आओ। वांग जी ने कहा उसके बाद वांग जी भी अपना खाना लेने के लिए चला गया। थोड़ी देर बाद जियांग चैंग और सिचैन भी वहाँ पर अपने खाना लेकर आ गए और वो लोग बैठ गए। वांग जी का खाना भी वहाँ पर आ गया। वांग जी का खाना ढका हुआ था। वांग जी वहाँ पर बैठ गया। उसके बाद लान कोरैन ने अपना खाना स्टार्ट किया। वो पनीर का टुकड़ा लेकर अपने मुँह में खा रहा था लेकर। इधर वांग जी ने अपनी जो उसका खाना था ढका हुआ था उसे ओपन किया। जब उसने उसको खोला ढक्कन को तब उसने देखा कि उसकी प्लेट के ऊपर क्या है। ये देखकर सब लोग शॉक। जियांग चैंग ने कहा सिचैन ने कहा वांग जी, और लान कोरैन के मुंह से पनीर का टुकड़ा सीधा प्लेट में गिरकर टेबल के ऊपर आ गया। उसने अपने आइज़ को ब्लिंक करते हुए उससे कहा ये क्या है। वांग जी ने कहा मेरे प्लेट में। विंग ने कहा क्या तुम्हें मछली पसंद है। वो जली हुई मछली जितने सारे विंग लेकर आया था सब वांग जी के प्लेट में है। फिर लान कोरैन ने कहा तुम ये खाने के लिए लेकर आए हो। वांग जी ने कहा नहीं, रसोई में तो ये ढका हुआ था, मुझे लगा कि ये मेरा खाना है तो मैं इसे लेकर आया। लान कोरैन ने कहा तुम नॉनवेज लेकर आए हो वांग जी। वांग जी ने कहा ये मेरा नहीं है, मैं सच कह रहा हूँ। विंग ने कहा लेकिन ये तो तुम लेकर आए हो ना, तो तुम्हारा ही हुआ। सिचैन ने कहा मुझे यकीन नहीं होता है वांग जी, तुम मछली भी खा सकते हो। वांग जी ने कहा मैं मछली नहीं खाता हूँ, आपको पता है ना कि मैं सब्ज़ी खाता हूँ, मैं वेजिटेबल्स खाता हूँ, मैं ये सब नहीं खाता। लान कोरैन ने कहा मेरे खाने की भूख चली गई। छी वांग जी, तुमने मेरा दिल तोड़ दिया। ये बोलकर वांग जी वहाँ से उठ गया। वांग जी ने कहा नहीं, मैं सच कह रहा हूँ अंकल। उसके अंकल उठते हुए कहा नहीं, मुझे अब खाना नहीं खाना है। ये बोलकर उसका अंकल गुस्से में चला गया वहाँ से। सिचैन ने कहा अंकल मेरी बात सुनिए, और वो अंकल के साथ चला गया। जियांग चैंग ने कहा वांग जी तुम बहुत गलत कर रहे हो, तुमने अंकल को दर्द दिया है, मैं उनसे बात करके आता हूँ, ठीक है। उसके बाद वो भी चला गया। वांग जी ने कहा लेकिन मैं तो नॉनवेज यहाँ पर लेकर आया। उसने विंग को देखा, विंग हंस रहा था और उसे एक आँख मारते हुए कहा कैसा रहा। ढेजू। वांग जी ने कहा ये तुमने क्या है ना विंग। विंग ने कहा मैंने नहीं किया, जब तुम अंकल को बोलने गए थे ना तो मैं रसोई में गया और खाना लेकर आ गया।
और मैं उसे ढक कर आ जाता कि कोई उसे देख ना पाए, मैं उसे बाद में खा लूँगा, लेकिन तुम उसे ही लेकर आ गई, मुझे क्या पता कि तुम इसे लेकर आ जाओगे। वांग जी ने कहा, मैं तुम्हें मार डालूँगा। विंग ने कहा, तुम भूल गए हो हमारे कबीले में नॉनवेज अलाउ नहीं है, उसके बदले तुम्हें पनिशमेंट मिलती है। बाय बाय, मछली खाते रहो बच्चे। ये बोलकर वो चला गया वहाँ से। वांग जी ने कहा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। नेक्स्ट मॉर्निंग वांग जी लान कोरैन के रूम के सामने आया। उसने कहा, अंकल मेरी बात सुनिए, मुझे आपसे बात करनी है। उसके अंकल ने कहा, मुझे तुमसे बात नहीं करना है वांग जी, तुम जाओ यहाँ से। वांग जी ने कहा, अंकल प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, वो मेरी गलती नहीं थी, मैं सच कह रहा हूँ, मुझे पता नहीं था कि उसके अंदर नॉनवेज है, अगर पता होता तो मैं उसे वहाँ पर कभी नहीं लेकर आता। लान कोरैन ने कहा, देखो वांग जी जाओ यहाँ से। वांग जी ने कहा, जाने अनजाने मुझसे गलती हो गई, आप मुझे पनिशमेंट दीजिए, लेकिन प्लीज़ मुझसे नाराज़ मत रहिए। थोड़ी देर बाद लान कोरैन दरवाज़ा खोलते हुए कहा, देखो मैं गुस्सा नहीं हूँ, मुझे बुरा लगा। वांग जी ने कहा, वो खाना ढका हुआ था, मैं सच कह रहा हूँ अंकल, मुझे पता नहीं था कि उसमें नॉनवेज है, तो मैं उसे कभी भी आपके सामने नहीं लेकर आता, मुझे पता होता तो मैं उसे फेंक देता। लान कोरैन ने कहा, कोई बात नहीं वांग जी। वांग जी ने कहा, वो विंग खा रहा था। लान कोरैन ने कहा, बस वांग जी बहुत हो गया है, विंग के ऊपर इल्ज़ाम लगाना बंद करो, वो बहुत इनोसेंट है और वो रूल्स को ब्रेक नहीं करता है। वांग जी ने कहा, इनोसेंट और वो विंग का बच्चा, बतख का बच्चा, एक नंबर का बदमाश है। तभी लान कोरैन ने कहा, तुमने कुछ कहा? वांग जी ने कहा, नहीं अंकल, मैं सोच रहा हूँ कि आज का खाना मैं आपके लिए बनाऊँगा। और पता है आपको, उस विभूषण ने वो मछली जलाया था, और पता है वो मछली पकड़ के लेकर आया था, वो खा रहा था, मैंने अपनी आंखों से देखा। शायद उसने ही वहाँ पर मछली को रख दिया ताकि मैं उसे लेकर आऊँ और आप मुझे गलत समझे। ये सारी बातें विंग छुप कर सुन रहा था। उसने कहा, क्या ये चुगली कर रहा है मेरा अंकल के पास, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। वांग जी ने कहा, मैं सच कह रहा हूँ अंकल, वो मछली खा रहा था, मैंने अपनी आंखों से देखा। उसके बाद ना जब मैं आपको बुलाने के लिए आया तब ना वो लगता है वहाँ पर छुप कर रख दिया, और फिर वो नॉनवेज को छुपा कर वेज वहाँ पर लेकर आ गया, और फिर वो खाने लगा, और आपको लगा कि मैं वो लेकर आया हूँ, लेकिन वो रख कर आया था। लान कोरैन ने कहा, ठीक है अब जाने दो उसको, जिसने भी किया था मैंने उसे माफ़ कर दिया है, ठीक है। वांग जी ने कहा, अंकल मैं आज आपके लिए फेवरेट फूड बनाऊंगा, आप चिंता मत कीजिए, सब कुछ आपका फेवरेट होगा। लान कोरैन ने कहा, कोई बात नहीं वांग जी। वांग जी ने कहा, मैं अपने हाथों से आपके लिए खाना बनाऊंगा। हाँ, उसके बाद वांग जी चला गया अपने अंकल को ग्रीट करके। विंग ने कहा, तुमने मेरी चुगली की, अब मैं दिखाता हूँ कि तुम अंकल के लिए खाना कैसे बनाते हो। मैं भी तुम्हें इतना 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 तंग करूँगा ना, तुम घुटना टेक कर बैठोगे और बोलोगे, विंग मुझे माफ़ कर दो। हाँ, उसके बाद विंग चला गया वहाँ से। सीन कट होती है डिनर टाइम पर। सब लोग टेबल को देख रहे थे जहाँ पर वांग जी खाना सर्व कर रहा था। उसने वेज मोमो बनाए थे, वेजिटेबल सूप बनाया था, सैलड बनाए थे, पनीर बनाया था और बहुत सारे वेजिटेबल्स बनाए थे। उसने सब्ज़ी बनाया था, दाल बनाया था और थोड़ा सा राइस बनाया था, और सब कुछ उसने ढक कर रखा था ताकि वहाँ पर कुछ गिर ना जाए। और वांग जी चला गया लान कोरैन को बुलाने के लिए। विंग पेड़ के पीछे छुपा हुआ था, वो सब कुछ देख रहा था। उसके हाथ में 2 एम्परर स्माइल के जार थे। विंग ने कहा, लान वांग जी अब तुम गए। विंग वहाँ पर आ गया और ढक्कन को हटाते हुए कहा, वाव भेज मोमो। मुझे पता है कि मुझे भेज मोमो पसंद नहीं है, लेकिन मैं ट्राई तो कर सकता हूँ। विंग बैठ गया और खाने लग गया। सीन कट होती है थोड़े टाइम बाद। वहाँ पर लान कोरैन आता है सिचेन और जियांग चैंग के साथ। वांग जी ने कहा, अंकल यहाँ पर बैठ जाइए, मैं आपके लिए खाना सर्व करता हूँ, मैं आपका सबसे फेवरेट खाना बनाया है, बैठ जाइए। राइस बनाया है, दाल बनाया है, सब्ज़ी बनाया है, और पता है पनीर बनाया है, आपके लिए भेज मोमो बनाया है, आपको पता है, और मैं आपके लिए शरबत बनाया हूँ, मतलब आप खुश हो जाओगे। ये सुनकर लान कोरैन ने कहा, हाँ ठीक है। उसके बाद लान कोरैन बैठ गया। सिचेन खड़ा था और जियांग चैंग साइड में खड़ा था। वांग जी पहले सामने की प्लेट को ओपन करता है जहाँ पर झींगा रखी हुई थी। उसने कहा, ये क्या है वांग जी? वांग जी ने कहा, ये तो वेज मोमो थी, ये झींगा कैसे बन गया? वांग जी ने उस प्लेट को हटाते हुए कहा, लगता है कुछ गलती हो गई, पता नहीं झींगा कहाँ से आ गया, रुकिए आप ये ट्राई कीजिए। अब लान कोरैन की सांसें थोड़ा सा शांत हो गई।
जैसे ही वांग जी ने दूसरे प्लेट को ओपन किया, वहाँ पर मीट रखी हुई थी। इसे देखकर लान कुरैन हाँफते हुए कहा, "हाँ, वांग जी ये क्या है?" वांग जी ने कहा, मैंने इसे नहीं बनाया, ये पता नहीं क्या। उसके बाद वांग जी एक एक करके खोलने लगा। वहाँ पर भेज मोमो नहीं बल्कि चिकन मोमो था। वहाँ पर चिकन लेग पीस से करी बनाया हुआ था। वहाँ पर चिकन तंदूरी भी था। वहाँ पर फिश करी थी। बहुत सारे मीट की मतलब करी थी। ये देख कर ना लान कुरैन ने कहा, मेरा दिल बहुत दर्द कर रहा है। वांग जी मैं ये सब खाता हूँ, मैं ये सब खाता हूँ। वांग जी हाँ, मेरा दिल दर्द कर रहा है मेरा दिल। वांग जी ने कहा, अंकल आप ठीक तो हो ना? इधर लान कुरैन ने अपने दोनों हाथों से अपनी हार्ट को पकड़ते हुए कहा, मेरा हार्ट अटैक हो जाएगा सुजैन, मेरा हार्ट अटैक हो जाएगा। सुजैन ने कहा, पानी दो वांग जी, पानी दो। फिर वांग जी ने कहा, हाँ पानी देता हूँ। फिर वहाँ पर पास में रखे हुए वांग जी ने मतलब जल्दबाजी में एम्परर स्माइल को उठा लिया। उसने कप में पोर किया। जब वो लान कुरैन ने एम्परर स्माइल को देखा कि वांग जी पोर कर रहा है ग्लास में उसके लिए, तो इसे देखकर लान कुरैन बेहोश हो गया। लान कुरैन ने लास्ट में कहा, एम्परर स्माइल भी तुम लेकर आए हो? उसके बाद वो वहाँ पर बेहोश हो गया। सुजैन ने कहा, ये सब क्या है वांग जी? एम्परर स्माइल तुम ये भी लेकर आए हो? वांग जी ने कहा, क्या ये एम्परर स्माइल, ये सब क्या हो गया? फिर डिसिपल्स वहाँ पर आ गए और लान कुरैन को उठाकर उसके रूम में लेकर चले गए। लान हीलर्स लान कुरैन को चेक कर रहे थे। इधर सुजैन वांग जी को देख रहा था। जियांग चैंग वहीं पर ही खड़ा था। थोड़ी देर बाद वहाँ पर विंग आता है। विंग दरअसल वो नॉनवेज खाने को खा रहा था। उसके बाद विंग डकार मारते हुए वहाँ पर आ गया। विंग ने कहा, क्या अंकल ठीक है? सुजैन ने कहा, नहीं। फिर वांग जी ने कहा, तुम कहाँ थे? विंग ने कहा, मैं तो घूमने गया था। क्यों, क्या हुआ? मैंने सुना कि अंकल की तबीयत ख़राब है। क्या हुआ है अंकल को? वांग जी ने कहा, नाटक कर रहे हो ना, तुम नाटक कर रहे हो। ये सुनकर सुजैन ने कहा, वांग जी तुम क्या बोल रहे हो? वांग जी ने कहा, गगा मैं 100% नहीं 1000% सही हूँ कि इसने सब कुछ किया है। इसने मेरे खाने को चेंज कर दिया और एम्परर स्माइल की जार ये ही लेकर आया था। सुजैन ने कहा, वांग जी विंग वहाँ पर नहीं था। फिर वांग जी ने कहा, ये कहीं पर था या नहीं था, मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन ये हो या ना हो, ये जहाँ पर नहीं होता है वहाँ पर भी ये गड़बड़ करता है, जहाँ पर होता है फिर भी ये वहीं पर ही गड़बड़ करता है। ये सुनकर सुजैन ने कहा, वांग जी दूसरों के ऊपर आरोप लगाना बंद करो। थोड़ी देर बाद जियांग चैंग बाहर आ गया। उसने कहा, अंकल तुम्हें बुला रहे हैं। उसके बाद लान वांग जी वहाँ पर आ गया। वो घुटना टेक कर बैठ गया। उसने कहा, अंकल मैं सच कह रहा हूँ, मैं कोई नॉनवेज नहीं बनाया था और एम्परर स्माइल की जार मैं वो भी लेकर नहीं आया था। मैं सच कह रहा हूँ। मुझे लगता है कि ये सब कुछ विंग तभी अंकल। लान कुरैन ने कहा, चुप हो जाओ। वांग जी चुप हो गया। वांग जी की नज़र झुकी हुई थी। अंकल लान कुरैन ने वांग जी को बहुत डांटा। विंग को सुनाई दिया। विंग को बहुत बुरा लग रहा था कि छोटी सी मजाक की वजह से वांग जी को कितना डांट पड़ रहा है। ये सब कुछ विंग की वजह से ही हुआ। विंग को बहुत गिल्टी फील हो रही थी कि उसने ऐसा कुछ क्यों किया। उसकी वजह से लानजान को कितनी डांट पड़ रही है, जबकि लानजान ने ऐसा कुछ नहीं किया था। वांग जी तुम जानते हो कि हमारे यहाँ पर नॉनवेज अलाउ नहीं है। तुमने नॉनवेज बनाया, एक तो तुमने नॉनवेज बनाया, मेरा दिल बैठ गया, और दूसरा तुम एम्परर स्माइल की जार भी लेकर आए थे। तुम्हें पता नहीं गुस्से में शराब पीना मना है। वांग जी ने कहा, अंकल मैं सच कह रहा हूँ, ये सब कैसे आ गए मुझे कुछ नहीं पता। मैं आपके लिए वेजिटेबल सूप, सलाद, वेज मोमो ये सब कुछ बनाया था, पनीर, मैं कढ़ी, उसके बाद चिकन, ये सब कुछ लेकर नहीं आया था। ना कि मैं मीट लेकर आया था, ना कि फ़िश लेकर आया था। मैं सच कह रहा हूँ अंकल। लान कुरैन ने कहा, वांग जी मुझे और कुछ नहीं सुना है, अपने कमरे में जाओ और मुझसे बात मत करो, जाओ यहाँ से। वांग जी ने कहा, अंकल, उसके अंकल ने कहा, मैंने कहा जाओ यहाँ से। वांग जी उठकर खड़ा हो गया और फिर अपने अंकल को ग्रीट करते हुए वहाँ से निकल गया। विंग ने कहा, लानजान, लेकिन उसने बात नहीं किया। वो चुपचाप उदास होकर चला गया वहाँ से। विंग ने कहा, क्या मैंने बहुत ज़्यादा कर दिया? मुझे नहीं करना चाहिए था, मैंने मजाक में बहुत बड़ा मजाक कर दिया। उसने अपने भाई को देखा। जियांग चैंग ने उसके हाथ को पकड़ते हुए कहा, मुझे तुमसे बात करनी है, चलो। उसके बाद जियांग चैंग उसको साइड में लेकर आ गया। उसने विंग से पूछा, विंग मुझे सच सच बताना, ये सब कुछ किसने किया है? विंग ने कहा, क्या क्या सब कुछ?
जियांग चंग ने कहा, विंग मुझे पता है अच्छे से, ये सब कुछ तुमने ही किया है ना? विंग ने कहा, नहीं तो मैंने कुछ नहीं किया। जियांग चंग ने कहा, झूठ बोलना बंद करो विंग, सच बोलो, तुमने ऐसा क्यों किया? विंग, तुम हमेशा वांग जी के पीछे क्यों पड़े रहते हो? विंग ने कहा, मैंने कुछ नहीं किया। जियांग चंग ने कहा, मुझे पता है, वो एम्परर स्माइल के जार तुम ही लेकर आए थे और खाने को भी तुमने चेंज किया है ना? विंग अपनी नज़र को झुका लिया। जियांग चंग ने कहा, पता है, तुम्हारी वजह से आज वांग जी को कितना डांट पड़ा। बेचारे की गलती भी नहीं थी और तुम्हारी वजह से उसे इतना कुछ सुनना पड़ा। उसे कितना बुरा लग रहा है। तुम ऐसा क्यों करते हो विंग? और वो तुम्हारा हस्बैंड है, तुम भूल रहे हो। विंग ने कहा, लेकिन कुकम, मैंने ज़्यादा कुछ नहीं कहा था, मुझे क्या पता कि अंकल इतना गुस्सा हो जाएंगे। जियांग चंग को बहुत गुस्सा आ गया। उसने कहा, विंग क्या मतलब है अंकल बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाएंगे? तुम्हें पता नहीं कि अंकल कितना गुस्से वाला है। जाओ जाकर माफ़ी मांगो। विंग ने कहा, मैं माफ़ी नहीं मांग सकता हूँ। फिर जियांग चंग ने कहा, अभी तुम अंकल के पास जाओगे और सब कुछ सच बोल दोगे। विंग ने कहा, वो मैं। फिर विंग वहाँ से चला गया। जियांग चंग ने कहा, मैं वेट करूँगा विंग। विंग वहाँ से भाग गया। विंग जिंगसे के सामने आ गया। उसने डोर को नॉक किया बट वांग जी ने डोर को ओपन नहीं किया। वो खिड़की से देखा जहाँ पर वांग जी बहुत उदास बैठा हुआ था और अपने गुस्से को लेकर प्ले कर रहा था एक सैड म्यूज़िक। विंग को बहुत बुरा लगा। उसने कहा, ये सब कुछ मेरी गलती है, काश मैं ये सब कुछ नहीं करता। हाँ, उसके बाद विंग वहाँ से चला गया। उसे याद आ रहा था कि किस तरह से वांग जी को तंग करता है, लेकिन फिर भी वांग जी उससे कोई पनिशमेंट नहीं देता। वो बहुत उदास था। थोड़ी देर बाद उसने कहा, नहीं, मैं अंकल को सब कुछ बोल दूँगा, लेकिन उससे पहले मुझे वांग जी के साथ भी बात करना पड़ेगा। उसके बाद वो अंकल के पास चला गया। जब वो लान कुरैन के पास पहुंचा तब लान कुरैन ने बहुत प्यार से विंग को बुलाया। विंग अपना घुटना टेक कर बैठ गया। लान कुरैन ने कहा, तुम्हें क्या कर रहे हो विंग? विंग ने कहा, अंकल मुझे आपको एक सच बात बतानी है। लान कुरैन ने कहा, क्या सच बात? विंग ने कहा, वो खाना चेंज मैंने किया था। वांग जी ने वेजिटेबल्स बनाए थे, मैंने उसे नॉन वेज में बदल दिया था और वो एम्परर स्माइल के जार वो मैं ही लेकर आया था। ये सुनकर लान कुरैन ने कहा, क्या तुम वांग जी को बचा रहे हो? विंग ने कहा, नहीं, ये देखिए, ये रहा बिल वो सारी चीज़ों का जो मैं लेकर आया था। मैं वो खाना मैं बाहर से लेकर आया था और वो एम्परर स्माइल के जार भी। ये सुनकर लान कुरैन को बहुत गुस्सा आ गया और उसने उस बिल को भी देखा। विंग घुटना टेकर बैठा हुआ था। उसने कहा, आप मुझे जितना चाहिए उतना डांट लीजिए, लेकिन इसमें वांग जी की कोई गलती नहीं है, आप वांग जी को माफ़ कर दीजिए, बहुत उदास है। लान कुरैन ने विंग को डांटते हुए कहा, विंग तुम्हें पता भी है कि तुमने क्या किया है? विंग ने कहा, मुझे पता है कि मैंने क्या किया है, इसीलिए मैं माफ़ी मांग रहा हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिए अंकल, ये मेरी गलती है ना कि वांग जी की। अंकल लान कुरैन ने कहा, विंग तुम्हारी वजह से मैंने वांग जी को गलत समझा, मैंने उसे कितना कुछ बोला। बचपन से उसने अपनी मॉमलेट को खो दिया था, बचपन से मैंने उसे बड़ा किया है, उसने कभी भी किसी रूल्स को ब्रेक नहीं किया और तुम आज जानबूझकर ये सब कुछ करवाया उसके साथ, क्यों? विंग ने कहा, मुझे माफ़ कर दीजिए। लान कुरैन ने वांग जी के बारे में विंग को बहुत कुछ बताया, जिससे विंग को वांग जी के लिए फ़िक्र होने लगा। वो वांग जी की बचपन के बारे में बताया। बचपन से ही वांग जी का मॉम डैड नहीं है। वांग जी अपनी मॉम के लिए घंटों तक वेट करता था, तब कि उसकी मॉम एक बार भी दरवाज़ा नहीं खोलती थी, क्योंकि उसकी डैड ने उसकी मॉम को उसके रूम पर बंद करके रखा था। शायद 6 महीने में एक दिन वो अपनी मॉम से मिल पाता था, लेकिन अचानक उसने अपनी मॉमलेट को खो दिया। उसके बाद से वो चुप सा हो गया, वो किसी से बात भी नहीं करता था। लेकिन जब तुम हमारे कबीले में आए तो मैंने देखा कि वो तुमसे बात कर रहा है, तुमसे झगड़ रहा है, तुमसे लड़ रहा है। ये देखकर मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, इसीलिए मैंने तय किया अगर शादी करवानी है तो तुम्हारे साथ ही करवानी है। फिर मैं तुम दोनों की कुंडली देखा, लेकिन क्या इत्तेफाक है, तुम दोनों एक दूसरे के सोलमेट निकले। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा और फिर शादी भी मैंने फिक्स कर दिया ताकि वो तुम उसके साथ उसे खुश रखो, उसे हंसाओ, साथ झगड़ा करो, उसके साथ बात करो, ना कि यह सब कुछ। विंग तुम समझ रहे हो? अब विंग को एहसास हुआ कि विंग की शादी वांग जी के साथ अंकल ने इतनी जल्दी क्यों करवाया। विंग को एहसास हुआ कि वो 20 साल का हो चुका है, लेकिन उसके पास दिमाग ही नहीं है।
वेइंग को बहुत शर्म फील हो रही थी और वेइंग ने कहा, ये मैंने क्या कर दिया, मुझे लान जान से माफ़ी मांगनी पड़ेगी। वेइंग वहाँ से उठ गया। उसने उसके अंकल को ग्रीट करते हुए कहा, अंकल मुझे माफ़ कर दीजिए। अंकल ने कहा, माफ़ी मुझसे नहीं बल्कि वांग जी से मांगो। तुम्हें मैंने माफ़ कर दिया है क्योंकि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो चुका है और ये तुम्हारा फर्स्ट टाइम था, इसलिए मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया। अगर दोबारा से गलती करोगे तो मैं माफ़ नहीं करूँगा, समझे। वेइंग ने कहा, मैं लान जान के साथ माफ़ी मांगने के लिए जा रहा हूँ। ये बोलकर वेइंग चला गया वहाँ से। वेइंग सीधा जिंगसी के पास चला गया जहाँ पर जिंगसी का दरवाज़ा ओपन था लेकिन अंदर वांग जी नहीं था। एक धुन आ रही थी। वेइंग वहाँ पर चला गया। पानी की साउंड भी आ रही थी और उस धुन में पानी की साउंड बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। वेइंग वहाँ पर पहुँच गया। वेइंग ने कहा, लान जान, लेकिन लान वांग जी ने कोई जवाब नहीं दिया। वो उसके पास जाकर बैठ गया और धुन को सुनने लगा। उसे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। उसने कहा, लान जान मुझे माफ़ कर दो, देखो मुझसे गलती हो गई, मुझे ये नहीं करना चाहिए था। उसने वांग जी को देखा जो कि चुपचाप था। थोड़ी देर बाद वांग जी ने प्ले करना बंद कर दिया। उसने वेइंग को देखा। वेइंग ने कहा, लान जान आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो, देखो तुम जो बोलोगे मैं वही करूँगा, प्लीज़ इतना उदास मत रहो। मुझे पता है कि तुम बहुत तकलीफ़ में हो, तुम अपने अंकल से बहुत प्यार करते हो और उन्होंने तुम्हें बहुत डांटा, मुझे माफ़ कर दो लान जान प्लीज़। वांग जी उठ गया। उसने कहा, तुम मुझसे बात ना करो तो ही अच्छा है। ये बोलकर वो चला गया वहाँ से। अचानक वहाँ पर स्नोफॉल होने लगी, बर्फ़ गिर रही थी। वेइंग ने अपने हाथ में लेते हुए कहा, वाह बर्फ़ गिर रही है, लानजान रुको, बर्फ़ गिर रही है, देखो ना। लेकिन लानजान चला गया वहाँ से। वेइंग ने कहा, वो बहुत उदास है, ये सब कुछ मेरी गलती है, अब मुझे उसे मनाना पड़ेगा। थोड़ी देर बाद वेइंग लानजान के रूम के सामने आ गया जहाँ पर लान वांग जी ने दरवाजे को बंद करके रखा था। वेइंग ने कहा, दरवाज़ा खोलो, मुझे तुमसे बात करनी है। मैंने माफ़ी मांगा ना। वांग जी ने कहा, मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया है, अब जाओ यहाँ से, मुझे अकेला रहने दो। वेइंग ने कहा, ये मेरा भी रूम है, मुझे अंदर आने दो। वांग जी ने कहा, फ़िलहाल आज के लिए मुझे अकेला छोड़ दो, तुम किसी और रूम पर चले जाओ वेइंग। वेइंग ने कहा, लेकिन देखो जब तक तुम दरवाज़ा ओपन नहीं करोगे तब तक मैं यहीं पर बैठा रहूँगा। ये बोलकर वो वहीं पर बैठ गया। बर्फ़ गिरने लगी, ठंड बढ़ रही थी। वांग जी दरवाज़ा ओपन नहीं करता है। कब वांग जी की आंख लग गई उसे याद भी नहीं था। जब 5 बजे वांग जी उठता है तब उसने देखा कि 5 बज चुके हैं। वो उठ जाता है, उठकर फ्रेश होता है। उसे याद ही नहीं था कि वेइंग उसे बुला रहा था। उसके बाद वो दरवाज़ा ओपन करता है। जब वो दरवाज़ा ओपन करता है तब उसे देखता है कि दीवार के पास सिमटा हुआ वेइंग दीवार के ऊपर सिर रख कर सो रहा है और बर्फ़ के बूंद बूंद उसके रब्स के ऊपर लगी हुई है और उसकी बालों के ऊपर। वांग जी वहीं हटा रहा था। उसने वेइंग की ब्यूटी देखा, वेइंग कितना क्यूट है, ये सब कुछ देखा। वेइंग के लिप्स के नीचे पर मोल को भी देखा। उसने एक बार स्माइल कर दिया, लेकिन अचानक वेइंग की आँख खुल गई और वांग जी की स्माइल गायब हो गई। वांग जी उठकर खड़ा हो गया। वेइंग उठकर खड़ा हो गया। उसने अपनी रब्स को झाड़ते हुए कहा, लानजान तुम उठ गए। वांग जी ने कहा, तुम यहाँ पर क्या कर रहे थे। वेइंग ने कहा, तुमने दरवाज़ा नहीं खोला, मैं तुमसे बात करना चाहता था। वांग जी ने कहा, मैंने कहा ना मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। वेइंग ने कहा, लेकिन मुझे तुमसे बात करनी है ना, मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ, देखो मुझसे गलती हो गई। वांग जी ने कहा, मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया है, अब प्लीज़ मुझे अकेला रहने दो। ये बोलकर वो चला गया वहाँ से। वेइंग ने कहा, लेकिन तुम पूरी बात तो सुनो। बट वांग जी वहाँ से चला गया था। वेइंग फ्रेश होता है। फ्रेश होने के बाद वो बाहर आ गया। वो ब्रेकफास्ट करने के लिए जाता है जहाँ पर वांग जी नहीं था। उसने गगा से पूछा तो उसने कहा, वांग जी यहाँ पर नहीं है। थोड़ी देर बाद वेइंग वांग जी से मिलने के लिए गार्डन पर जाता है जहाँ पर वांग जी फिर से गुजन प्ले कर रहा था। वो वांग जी के पास आ गया। उसने कहा, तुम्हारी गुजन के साउंड मुझे बहुत पसंद है, क्या मैं सुन सकता हूँ। वांग जी वेइंग की तरफ दिखता है लेकिन उसने रोका नहीं। उसने बजाना स्टार्ट किया और फिर बहुत टाइम तक वो प्ले करता रहा। थोड़ी देर बाद वो रुक गया। उसने वेइंग को देखा। उसने कहा, ख़त्म हो चुका है। वेइंग ने कहा, हाँ बहुत अच्छा था। इसका नाम क्या है। तुम हर वक्त इसे प्ले करते हो, मुझे बहुत पसंद है, क्या तुम मुझे सिखाओगे। वांग जी ने कहा, नहीं। वेइंग ने कहा, तुम ऐसे क्यों बात कर रहे हो, तुमने कहा ना कि तुम मुझे माफ़ कर दिया है, तो हम दोस्त बन गए ना। वांग जी ने कहा, मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया, मैंने ये नहीं कहा कि हम दोस्त हैं। वेइंग ने कहा, तुम इतने भी खरूस मत बनो, मुझे पता है कि तुम बहुत अच्छे हो, देखो हम दोस्त बन सकते हैं, और वैसे भी मैं। तभी वांग जी उठ गया। वेइंग ने कहा, ए रुको,
तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो क्या? वांग जी ने कहा, मैं किसी को इग्नोर नहीं कर रहा हूँ और ना ही मुझे किसी के साथ बात करना है, तो प्लीज़ मुझे डिस्टर्ब करना बंद करो। वेंग ने कहा, लानसान। वेंग की आंखों में आंसू आ गए थे। उसने कहा, मैं 2 दिन से तुम्हारे पीछे हूँ, मैं तब से बोल रहा हूँ मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो, लेकिन तुम मुझे माफ़ ही नहीं कर रहे हो। लानजान, मुझे माफ़ कर दो ना, मैंने कहा ना, मैं तुमसे माफ़ी मांग रहा हूँ ना, हाथ जोड़ रहा हूँ, देखो मैं घुटना टेक कर बैठ रहा हूँ, तो मुझे जो पनिशमेंट देना है दो, लेकिन मुझे माफ़ कर दो, मुझसे पहले की तरह बात करो प्लीज़ ना। वांग जी ने कहा, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है, जब मैं तुमसे बात करता हूँ तब तुम कुछ ना कुछ गड़बड़ करते हो। वेंग ने कहा, मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं कोई गड़बड़ नहीं करूँगा। वांग जी ने कहा, लेकिन फिर भी मुझे तुमसे बात नहीं करना है। ये बोलकर वांग जी चला गया वहाँ से अपने गुजन को लेकर। वेंग ने कहा, लगता है वांग जी मुझसे बहुत नाराज़ है और वो मुझसे कभी भी बात नहीं करेगा, लेकिन कुछ भी हो जाए मैं उससे बात कर कर रहूँगा। वो कितना अच्छा है और मैं कितना बुरा हूँ। सीन कट होती है। इधर शो यांग को दिखाया जाता है। शो यांग ने कहा, सरदार, हमारे 1000 कठपुतलियाँ तैयार हैं, अब हम गुसू के ऊपर अटैक कर सकते हैं। ये सुनकर वैन झाओ ने कहा, अरे वाह। फिर शो यांग ने कहा, क्यों ना हम मेंग्याओ को भी बुला लें। ये सुनकर वैन झाओ ने कहा, ऑफ कोर्स, तुम मेंग्याओ को बुला लो। फिर उसने मेंग्याओ को खत भेज दिया। उन लोगों ने कहा, हम लोग और ये हमारे 1000 सिपाही, 1000 कठपुतलियाँ, हमें और कुछ ज़रूरत नहीं है, अब हम जीत जाएंगे, क्योंकि कठपुतलियाँ कभी नहीं मरेगी, है ना। वह झाओ ने कहा, सही कहा तुमने, जितना मारोगे ये उतना तुम्हारे ऊपर हमला करेगा। ये बोलकर वो दोनों बहुत ज़ोर ज़ोर से हंस रहे थे। उन्होंने कहा, हम कल निकलेंगे, अगर हम कल निकलेंगे तो हम ज़रूर शाम होने से पहले गुसू की मुख्य द्वार तक पहुंच जाएंगे, लेकिन हम गुसू के अंदर नहीं जाएंगे, हम सुबह गुसू के अंदर जाएंगे और अटैक करेंगे, क्या कहते हो। इधर ये सुनकर उसने कहा, सही कहा आपने, हम ऐसा ही करेंगे। सीन कट होती है। इधर वांग जी खाना खाने के बाद टहल रहा था। वेंग उसके पास आ गया और उसे एक रैबिट दिखाते हुए कहा, ये देखो। वांग जी एकदम से थम सा गया। उसने रैबिट को देखा और फिर वेंग को। वेंग ने कहा, ये कितना प्यारा है ना, पता है बैम्बू की फॉरेस्ट में और भी है, क्या तुम्हें देखना है, चलो मेरे साथ। उसने वांग जी के हाथ पकड़ लिया। वांग जी ने अपने हाथ को छुड़ाते हुए कहा, मुझे छूना मत। वेंग ने कहा, तुम्हें क्या हो गया है, पहले तो हम ऐसे ही बात करते थे ना, तुम अब उससे ऐसे भी बात नहीं करते हो। वांग जी ने कहा, मुझे तुमसे बात नहीं करनी है, तुम क्यों नहीं समझते हो और हर वक्त मेरा पीछा क्यों करते रहते हो। वेंग चुप हो गया। वांग जी ने कहा, तुम अपने आप को समझते क्या हो बेबुशियान, तुम कुछ भी कर सकते हो, मैं तुम्हें पसंद नहीं करता हूँ, तुम क्यों नहीं समझते हो। वेंग ने कहा, लानसान, पहले की बात छोड़ो, पहले जो कुछ मैंने किया था उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। वेंग की आंखों में आंसू आ गए थे। वांग जी ने कहा, सुनो, ये मगरमच्छ के आंसू मुझे मत दिखाओ, मैं तुम्हें पहचानता हूँ कि तुम किस टाइप के इंसान हो, तुम अपनी हरकत से बाज नहीं आओगे और तुम ये झूठी मूठी एक्टिंग करना बंद करो, समझे। वेंग ने कहा, लेकिन लानजान, मैं सच कह रहा हूँ, वहाँ पर बहुत सारे खरगोश हैं, मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ, इसीलिए बोल रहा हूँ। वांग जी ने कहा, तुम्हें याद है इसी खरगोश को लिए तुमने मुझे पनिशमेंट दिलवाया था, वो भी अंकल से, जबकि मैं बेकसूर था। वेंग ने कहा, मुझे पता है, लेकिन अब तो मैं माफ़ी मांग रहा हूँ ना, लानजान मुझे माफ़ कर दो। उसने उसके हाथ को पकड़ लिया और दोनों हाथों को जोड़कर कहा, मुझे माफ़ कर दो लानजान, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैं अपनी गलती को स्वीकार करता हूँ। तुरंत वांग जी ने उसे थप्पड़ मारते हुए कहा, हाँ तुम होते ही ऐसे हो, और मैंने कहा ना मुझे छूना मत। वेंग का फेस टेढ़ा हो गया। वेंग अपनी गालों को हाथ से सहलाते हुए कहा, तुमने मुझे थप्पड़ मारा। वांग जी ने कहा, हाँ मारा, और इसे हमेशा याद रखना, और आइंदा अगर तुम मेरे सामने आए तो मुझसे बुरा कोई और नहीं होगा, समझे। और देखो अभी शाम का टाइम है, इसीलिए मैं टहल रहा हूँ, मेरा दिमाग ख़राब मत करो। ये बोलकर वांग जी चला गया वहाँ से। वेंग की आंखों में बहुत आंसू थे। वेंग ने कहा, लानजान ने मुझे मारा। उसके बाद वेंग वहाँ से चला गया, रोते रोते वहाँ से भाग गया था। सीन कट होती है। इधर लान कोरैन के पास वांग जी आया था एक स्क्रॉल लेकर, क्योंकि उसे एक गुप्त सिपाही से खबर मिला था कि वैन चाओ अपने सैनिक को लेकर यहाँ पर हमला करने के लिए आ रहा है। वो लान कोरैन के साथ बात करने के लिए गया था। लान कोरैन के साथ बात करने के बाद जब वांग जी ने कहा, ठीक है हम भी तैयार होते हैं,
उनके ऊपर हमला करने के लिए। तभी लान कुरैन ने कहा, तुमने विंग से बात किया? वांग जी रुक गया। वांग जी ने कहा, मुझे उससे बात नहीं करना है। लान कुरैन ने कहा, पता है विंग बहुत रो रहा था और उसने मुझसे कहा कि सब कुछ उसकी गलती है। वांग जी ने उसके अंकल को देखा। उसने कहा, क्या? लान कुरैन ने कहा, विंग ने मुझसे कहा कि सब कुछ तुमने नहीं बल्कि उसने किया है। उसने अपनी गलती को स्वीकार किया है। मुझे लगता है कि तुम्हें उसे माफ़ कर देना चाहिए। वांग जी ने कहा, उसने खुद बोला? लान कुरैन ने कहा, उसने खुद बोला कि ये सब कुछ तुम्हारी गलती नहीं है बल्कि उसकी गलती है। उसने सब कुछ बाहर से लाकर बदल दिया था। वो बस मजाक कर रहा था और वो तुमसे माफ़ी मांगने के लिए गया था। क्या तुमने उसे माफ़ कर दिया? वांग जी ने कहा, मैंने उसे माफ़ कर दिया है। मुझे पता नहीं था कि उसने आपको बताया है। लान कुरैन ने कहा, वो बहुत रो रहा था। उसने कहा उससे गलती हो गई, मैंने उसे माफ़ कर दिया। तुम भी उसे माफ़ कर देना वांग जी। वांग जी ने कहा, हाँ अंकल। उसके बाद वांग जी बाहर आ गया। उसने कहा, उसने अंकल को सब कुछ बता दिया था और मुझे लगा कि शायद अंकल को भी लगता है कि मैंने सब कुछ किया है और विंग को मैंने मारा आज शाम को। उफ, मैं अपने गुस्से को कंट्रोल क्यों नहीं कर पाता हूँ। ये बोलकर वो अपने रूम में चला गया। पूरी जगह बर्फ़ से कवर हो चुकी थी और हर जगह पर सिर्फ बर्फ़ ही बर्फ़ था। विंग बाहर इधर उधर घूम रहा था, जिसकी वजह से विंग को ठंड लग गई थी। विंग छींक रहा था। वांग जी विंग के लिए बहुत टाइम तक वेट करता है अपने रूम में, लेकिन विंग नहीं आया था। वांग जी ने कहा, ये विंग कहाँ चला गया है? इतनी रात हो गया है लेकिन अभी तक विंग नहीं आया। वो विंग को ढूंढने के लिए बाहर चला गया। गार्डन में विंग बैठा हुआ था। बहुत टाइम तक ढूंढने के बाद फाइनली उसे विंग मिल गया, जो कि ठंड से थर-थर काँप रहा था। वांग जी के हाथ में एक गर्म रोप था। उसने विंग को कवर करते हुए कहा, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? विंग ने वांग जी की तरफ देखा। विंग रो रहा था, उसकी आंखें लाल हो गई थी। विंग काँप रहा था। वांग जी ने कहा, विंग। वो विंग के पास बैठ गया। विंग बात भी नहीं कर पा रहा था। अचानक विंग बेहोश हो गया। वांग जी कंधों के ऊपर अपने सिर को रखकर वांग जी ने विंग के फॉरहेड पर टच किया और उसने देखा कि विंग को बहुत बुखार है, बहुत तेज़ बुखार। उसने विंग को उठा लिया। ब्राइडल स्टाइल में कैरी करते हुए वो उसे एजेंसी में लेकर आ गया। उसे बेड पर लेटा दिया और फिर उसे कवर किया ब्लैंकेट से, ताकि उसे ठंड न लग जाए। उसे कहा, विंग तुम ठीक तो हो ना? उसने विंग के सिर को देखा, जो कि बहुत ज़्यादा गर्म था। विंग की पूरी बॉडी गर्म थी क्योंकि उसे बहुत तेज़ बुखार था। वांग जी ने लान हिलाल को बुलाया और उन्होंने विंग को चेक किया। उन्होंने कहा कि विंग की तबीयत बहुत ख़राब है और विंग को बुखार और कोल्ड हो गया है। ये सुनकर वांग जी को बहुत फिक्र होने लगा विंग के लिए, क्योंकि उसने विंग को थप्पड़ मारा। इसके लिए विंग दुखी था और विंग वहाँ पर बैठा हुआ था। ये सब कुछ उसकी गलती है। उसे विंग की बातें सुननी चाहिए थी। उसके बाद उसने विंग को देखा, जो कि चुपचाप लेटा हुआ था। उसने हीलर से प्रॉमिस किया कि वो विंग को एक दिन में ठीक कर देगा। उसने विंग को हील करना ठीक किया, लेकिन विंग की बॉडी ठीक नहीं हो रही थी। उसकी कोल्ड तो ठीक हो चुकी थी, लेकिन उसके बुखार नहीं उतर रहा था। वो एक कपड़ा लेता है और कुछ पानी लेकर आता है और विंग के ऊपर सर को पानी से पोंछने लगता है और उस कपड़े को बार बार पानी में डुबोकर उसके बाद बार बार विंग के फॉरहेड के ऊपर रख रहा था। धीरे धीरे करके विंग अपनी आंखें को ओपन करता है। उसने वांग जी को देखा, जो कि उसका सेवा कर रहा था। विंग उठने जाता है, लेकिन वांग जी ने कहा, नहीं विंग, लाने कहा है तुम्हें आराम करने के लिए, आराम करो, समझे? विंग ने कहा, लेकिन वांग जी ने कहा, मैंने कहा ना आराम करो। विंग चुपचाप वांग जी को देखने लगा। वांग जी उसके लिए गर्म सूप लेकर आता है और विंग को सूप पिलाता है। विंग वांग जी का केयर देख रहा था, वो कितना विंग का केयर कर रहा था। विंग स्माइल करता है। उसने कहा, तुम अभी भी मुझसे बहुत गुस्सा हो? वांग जी ने अपने सिर को नाम में हिलाया। उसने विंग को दबा दिया। विंग ने दबा ले लिया। उसने विंग की बालों को सहलाते हुए कहा, अब सो जाओ, सुबह तक तुम्हारा बुखार उतर जाएगा। विंग ने कहा, तुम मुझसे बहुत गुस्सा हो ना, तुम मुझसे नफरत करते हो। वांग जी ने कहा, नहीं, मैं तुमसे नफरत नहीं करता हूँ और ना ही तुमसे गुस्सा करता हूँ। उसके बाद विंग को वांग जी ने लेटा दिया। उसके बाद विंग सो गया, मतलब लेट गया। विंग वांग जी को देख रहा था। वांग जी विंग की बालों को सहलाते हुए कहा, सो जाओ, आंखें बंद करो। हिलार्स ने कहा, तुम्हें आराम करने के लिए। विंग ने कहा, लानजान, तुम मुझसे बहुत नाराज़ हो, मुझे पता है। अभी तुम मेरा देखभाल इसलिए कर रहे हो क्योंकि मैं बीमार हूँ, है ना? लानजान ने कहा, नहीं, मैं गुस्सा नहीं हूँ, मुझे अंकल ने सब कुछ बोल दिया। विंग ने कहा, तुम अंकल के पास गए थे? वांग जी ने कहा, मैंने कहा ना, सो जाओ। विंग ने कहा, तुम्हें अंकल ने क्या बताया? वांग जी ने कहा, यही कि तुमने उन्हें सब कुछ सच बोल दिया है। वांग जी ने कहा,
तुमने सच क्यों बोला? वेंग ने कहा, मुझे बहुत गिल्टी फील हो रही थी कि मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि ये सब कुछ तुम्हारी गलती नहीं थी बल्कि मेरी गलती थी। इसीलिए मैंने अंकल को सब कुछ सच बोल दिया। मैंने अच्छा किया ना? तुम गुस्सा तो नहीं हो? लानजान ने कहा, नहीं मैं गुस्सा नहीं हूँ, मुझे पता नहीं था कि तुमने अंकल को सब कुछ बोल दिया है, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? वेंग ने कहा, तुम मेरी बातें सुन ही नहीं रहे थे। वांग जी ने वेंग की आंखों में देखा। वेंग ने कहा, मैं कब से कहने की कोशिश करता कि मैंने अंकल को सब कुछ बोल दिया है, अब अंकल तुमसे नाराज़ नहीं है, लेकिन तुमने मुझे थप्पड़ मार दिया, मेरे गाल बहुत दर्द कर रहे हैं। वांग जी ने वेंग की गालों को सहलाते हुए कहा, मुझे माफ़ कर दो, मैं बहुत गुस्से में था, ये मुझे नहीं करना चाहिए था, ये मेरी गलती है, क्या तुम मुझसे बहुत गुस्सा हो? वेंग ने कहा, नहीं मैं गुस्सा नहीं हूँ, मैं बस उदास था, मुझे बस बुरा लग रहा था। वांग जी ने कहा, तो तुम वहाँ पर क्यों बैठे हुए थे जबकि तुम देख रहे हो कि बर्फ़ गिर रही है? पता है तुम पूरे स्नोफॉल से कवर हो चुके थे। वेंग ने कहा, मुझे पता है। वांग जी ने कहा, पता है तो ऐसे नादानी क्यों करते रहते हो? वेंग ने कहा, मुझे बहुत बुरा लग रहा था, मुझे लगा मैं खुद को पनिशमेंट दे दूँ। वांग जी ने कहा, ऐसे खुद को कौन पनिशमेंट देता है? वेंग ने वांग जी को देखा। वांग जी वेंग को डांट रहा था। उसे वांग जी का डांट बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था इस वक्त। वेंग ने स्माइल करते हुए कहा, अब मुझे डांटना बंद करो। वांग जी ने कहा, सो जाओ, आराम करो, हीलर्स ने कहा है आराम करने के लिए। वेंग ने कहा, तुम भी आराम करो। वांग जी ने कहा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सीन कट होती है। वेंग देखता है कि वांग जी वेंग के पैरों को रब कर रहा है। वेंग की आँख लग गई थी। जब वेंग की नींद टूटती है तब उसने देखा कि वांग जी उसके पैरों पर मसाज कर रहा है और उसके पैरों को रब कर रहा है। वो चाहता है कि वेंग की बॉडी गर्म रहे। उसके हाथों को भी थोड़ी देर पहले उसने रब किया था। वेंग स्माइल करते हुए कहा, लानजान। वांग जी एक झलक वेंग को देखते हुए कहा, अब तुम उठ गए और तुम तो सो रहे थे ना? वेंग ने कहा, तुम सोए नहीं, अभी तक तुम जागे हुए हो। वांग जी ने कहा, वो तुम्हारी बॉडी बहुत ठंडी हो रही थी, मुझे लगा शायद तुम्हें ठंड लग सकती है। वेंग ने कहा, मेरा बुखार उतर रहा है ना, इसीलिए। बुखार उतर चुका है। वांग जी ने कहा, बुखार अभी उतारा नहीं है, अब मुझे लगता है कि तुम्हें और थोड़ा आराम करना चाहिए। वेंग ने कहा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ ना। वांग जी ने कहा, अच्छा ठीक है, तुम आराम करो। उसने उसके फॉरहेड को सहलाया। वेंग ने स्माइल किया और फिर वो अपनी आंखों को बंद करता है। उसने एक बहुत प्यारी सपना देखा जहाँ पर वांग जी और उसकी लव स्टोरी, और वो दोनों कितने क्यूट हैं और वो दोनों एक साथ कितने खुश हैं और उनके बच्चे भी हैं। ये सब कुछ विंग सपने में देख रहा था। लगता है विंग धीरे धीरे करके वांग जी को लाइक करने लग गया है। सीन कट होती है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब विंग की आँख खोलती है तब वहाँ पर लंजा नहीं था। लंजा को ना देखकर विंग को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि अब वो लान वांग जी को चाहने लग गया था। वो उठ गया। उसने कहा, लंजा कहाँ चला गया? वो तो यहीं पर था ना। सूरज सिर पर था। वेंग ने कहा, क्या सुबह हो गई है? इसका मतलब जब वेंग वहाँ पर गया तब उसने देखा कि लान वांग जी बहुत सारे डिसिपल के साथ बात कर रहा है। उन्होंने कहा, वैन झाओ हमारी तरफ बढ़ रहा है अटैक करने के लिए, वो हमारे ऊपर कभी भी अटैक कर सकता है, इसीलिए हमें तैयार रहना पड़ेगा, समझे? वेंग वांग जी के पीछे खड़ा हो गया। उसने सब कुछ सुना। लान कोरैन ने कहा, हाँ हमें तैयार रहना पड़ेगा, हम अपनी गुजू के लिए कुछ भी कर सकते हैं, जान भी दे सकते हैं। सिचैन ने कहा, अपना हथियार उठा लो और जुटे रहो एक दूसरे के साथ, भूलना मत, बैंस हमें हरा नहीं सकते हैं, समझ रहे हो? उन लोगों ने कहा, हाँ सही कहा। लान कोरैन ने कहा, तुम सब मेरे साथ चलो। उसके बाद लान कोरैन उन सबको लेकर चला गया। सिचैन पीछे मुड़ते हुए कहा, अरे विभूषण, तुम कैसे हो? अभी बुखार उतरा? वेंग ने कहा, जी गगा। ये सुनकर वांग जी पीछे मुड़ता है। उसने वांग जी पीछे मुड़ते हुए देखा, वेंग वहाँ पर खड़ा है। सिचैन ने वांग जी को देखा और वेंग को देखा। उसके बाद उसने कहा, अब तुम दोनों बातें करो, मैं चलता हूँ। उसके बाद वो चला गया। वांग जी ने कहा, वेंग ने कहा, वो मैं वांग जी ने कहा, वेंग मैंने मना किया था ना, मैंने कहा था ना तुम्हें आराम करने के लिए। वांग जी ने कहा, तुम्हें किसने कहा यहाँ पर आने के लिए? वेंग ने कहा, देखो मैं बिल्कुल ठीक हूँ और बुखार भी नहीं है और मैं कब से सोया हूँ, मुझे बहुत बोरिंग फील हो रहा था, इसीलिए मैं बाहर आ गया। इतना बोर फील हो रहा था कि मैं बाहर आ गया, मुझे माफ़ कर दो। वांग जी ने कहा, वेंग हीलर्स ने कहा है। तभी वेंग ने कहा, मुझे पता है हीलर्स ने कहा है आराम करने के लिए, लेकिन मैं इतना आराम नहीं कर सकता हूँ, तुम समझ रहे हो ना? वांग जी ने कहा, लेकिन वेंग तुम बहुत वीक हो। वेंग ने कहा, देखो
तुम पूरी रात मेरा ख्याल रख रहे थे और इसीलिए मैं ठीक हो चुका हूँ। अब मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं युद्ध भी कर सकता हूँ। वांग जी ने कहा, हरगिज़ नहीं। अगर तुम सोच रहे हो कि वैन छाओ के साथ युद्ध में मैं तुम्हें लेकर जाऊँगा तो तुम गलत हो, समझे। वेंग ने कहा, मुझे भी जाना है ना। वेंग की बात सुनकर वांग जी ने कहा, नहीं, बिल्कुल नहीं, तुम नहीं जाओगे, आराम करो जाकर। ये बोलकर वांग जी जाने लगा। वेंग ने उसके हाथ को पकड़ते हुए कहा, लाना गगा, आप ऐसा नहीं कर सकते हो। ये सुनकर वांग जी पीछे मुड़ते हुए कहा, क्या कहा तुमने। वेंग ने कहा, लाना गगा, आप ऐसा नहीं कर सकते हो। वांग जी ने कहा, तुमने मुझे आराम करो जाकर। फिर वांग जी ने अपने हाथ को छीन लिया। फिर वांग जी जाने लगा वहाँ से। वेंग ने कहा, जांगफू, ये आपने अच्छा नहीं किया। वांग जी को ये वर्ड सुनाई दिया। वांग जी फिर भी चलता गया। वेंग ने कहा, वेंग वहीं पर ही खड़ा रहा और वांग जी को देखता रहा। इधर हमें वांग जी को दिखाया जाता है। जांफू नाम सुनकर वांग जी के फेस पर एक प्यारे से स्माइल भी आ चुका था, लेकिन वांग जी चला गया वहाँ से। सीन कट होती है। इधर वैन चाओ गुसू के मुख्य द्वार तक पहुँच चुका था, लेकिन वो गुसू के अंदर नहीं आ रहा था। उसने कहा, हम गुसू के अंदर जाएंगे, पहले हम क्लाउरसिस के गुसू की गांव में अटैक करेंगे और फिर हम महल को अटैक करेंगे। मुझे लगता है कि लान वांग जी को खबर मिल चुकी होगी। तुम्हें क्या लगता है। शुयांग ने कहा, हाँ सही कहा आपने, ज़रूर लान वांग जी को खबर मिल चुकी होगी। सीन कट होती है। इधर सारे लान डिसिपल्स भी गुसू के चारों ओर फैल चुके थे। जो जहाँ जहाँ पर उसका दरवाज़ा था वहाँ पर बहुत सारे डिसिपल्स थे। सिचैन, लान कोरैन और वांग जी हर जगह पर फैले हुए थे। वो लोग अटैक करने के लिए तैयार थे। वेंग अपनी बांसुरी को लेकर छुपते छिपाते वहाँ पर जा रहा था। जियांग चैंग ने कहा, विभूषण। वेंग रुक गया। वेंग ने कहा, गगा। जियांग चैंग ने कहा, तुम कहाँ जा रहे हो। वेंग ने कहा, वो मैं बाहर टहलने जा रहा हूँ। जियांग चैंग ने उसके हाथ में बांसुरी देखा। उसने कहा, बांसुरी को लेकर जा रहे हो। वेंग ने कहा, अब हाँ, बांसुरी बजाऊंगा ना, इसीलिए ले जा रहा हूँ। जियांग चैंग ने कहा, सच बोलो, तुम कहाँ जा रहे हो। वेंग ने कहा, गगा, मुझे लान जान की बहुत फिक्र हो रही है, इसीलिए मैं जा रहा हूँ। वेंग ने अपने भाई के हाथ में भी तलवार देखा। उसके भाई ने कहा, मुझे भी इसी जन के लिए बहुत फिक्र हो रही है। वेंग ने कहा, क्या हम उन दोनों के लिए कुछ नहीं करेंगे, और अंकल भी तो अकेले गए हैं ना। ये सुनकर जियांग चैंग ने कहा, क्या मैं तुम्हारे साथ आ सकता हूँ। वेंग ने कहा, ऑफ कोर्स। वेंग अपनी बांसुरी को लेकर अपने भाई को वहाँ से लेकर चला गया। वो दोनों जा रहे थे। जियांग चैंग ने कहा, वेंग, अगर वो लोग गुस्सा हो गए तो। वेंग ने कहा, हम उनकी मदद करने जा रहे हैं, गुस्सा होने वाली क्या बात है। वैसे सिचैन गगा उस तरफ है और वांग जी उस तरफ है। जियांग चैंग ने कहा, ऑल द बेस्ट वेंग। वेंग ने कहा, ठीक है। उसके बाद वेंग इस तरफ और जियांग चैंग उस तरफ आ गए। वेंग जब वहाँ पर पहुँचा तब वहाँ पर फाइटिंग स्टार्ट हो चुकी थी, और जियांग चैंग जब पहुँचा तब वहाँ पर फाइटिंग स्टार्ट हो चुकी थी। मतलब फ़ाइट होते होते वो वैन सनी के अंदर आ रहे थे और वो तीनों के तीनों एक हो रहे थे। जियांग चैंग और सिचैन तब हैरान हो गए जब उन्होंने मेंग ग्याओ को देखा उनके साथ। सिचैन ने कहा, मेंग ग्याओ इतना गंदा है, मुझे पता भी नहीं था। वो हमारे ऊपर हमला करने के लिए उसका हेल्प कर रहे हैं। जियांग चैंग ने कहा, मैंने तो पहले ही कहा था कि वो ऐसा ही है। सिचैन ने कहा, मुझे पता नहीं था कि वो इतना भी घिनौना निकलेगा। इधर वांग जी ने जब वेंग को देखा वो हैरान था। उसने कहा, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। वेंग ने कहा, लान जान, मैं तुम्हारी हेल्प करने आया हूँ। वांग जी ने कहा, कोई ज़रूरत नहीं है, जाओ यहाँ से। उसने वेंग को पीछे कर दिया और फिर लड़ना स्टार्ट करता है। वेंग ने अपनी बांसुरी को बचाना स्टार्ट किया और उसने बहुत हेल्प किया। वो जितने सारे कठपुतलियाँ थे ना, वो सब लोग हार रहे थे। अचानक वैन चाओ सामने आ गया और वांग जी के साथ फाइट करने लग गया। और इधर शुयांग ने तीर को पकड़ा और तीर को पकड़ते हुए उसने वांग जी की तरफ निशाना बनाया। बांसुरी बजाते हुए वेंग ने उसे देख लिया। वेंग ने कहा, क्या वो लान जान को तीर मारने वाले हैं। नहीं। उसके बाद उसने बांसुरी बजाना बंद कर दिया और अचानक सारे कठपुतलियाँ उनके ऊपर अटैक कर दिया और तुरंत उसने तीर को छोड़ दिया। वेंग ने कहा, लान जान। उसने उसे धक्का दे दिया और फिर वहाँ पर आ गया और सीधा वो तीर जाकर वेंग के सीने में लगा। वांग जी ने कहा, वेंग के मुंह से खून निकल गया
उसने शू यांग को देखा। उसने कहा तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। उसने अपनी बांसुरी को उठा लिया और प्ले करना स्टार्ट किया और सारे कठपुतली को अपने कंट्रोल में ले लिया। ये देखकर वैन चाओ खुद हैरान में था। उसने कहा कौन हो तुम। विंग ने बांसुरी को बजाना स्टार्ट किया और सारे कठपुतलियाँ उसके साइड हो गई और उल्टा वैन चाओ और शू यांग और महंगा के ऊपर अटैक करने लगे। और फिर उन कठपुतलियों ने वैन चाओ, शू यांग और वैन चाओ की बुरी हालत कर दी और उन तीनों को मार डाला। लास्ट में विंग ने उन सब की जादू को तोड़ दिया और फिर से उस सब को इंसान बना दिया। जब वांग जी उनको मारने जा रहा था तब विंग ने कहा रुको। विंग खून से लथपथ था। वांग जी विंग के पास आ गया। उसने कहा विंग तुम ठीक तो हो ना। विंग ने कहा लानजान ये लोग इंसान हैं, इन लोगों को कठपुतली बनाया गया है। वांग जी ने कहा क्या ये जिंदा है। विंग ने कहा हाँ मैं इनका जादू तोड़ सकता हूँ। विंग ने जादू तोड़ दिया। उसके बदले में विंग को अपनी सारी पावर का यूज़ करना पड़ा, जिसके लिए विंग की आत्मिक शक्ति पर बहुत ठेस गहरा चोट लगी और विंग को खून की उल्टी हो गई और विंग वहीं पर ही बेहोश हो गया। विंग की खून बहते जा रहा था। उसकी घाव से वांग जी विंग को उठा लिया। सीन कट होती है। 2 हफ्ते बाद का सीन दिखाया जाता है। धीरे धीरे विंग अपने सिर को हिला रहा था। वांग जी ने कहा विंग ने कहा लानसान को कुछ नहीं होगा। विंग ने कहा लानसान कुछ नहीं होगा उससे। वांग जी ने कहा विंग तुम ठीक तो हो ना, तुम ठीक तो हो ना। अचानक विंग उठकर बैठ गया। विंग ने कहा लानसान। वांग जी ने कहा विंग मैं यहाँ हूँ। विंग ने वांग जी को हग कर लिया। उसने कहा तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं है ना। वांग जी ने विंग को हग करते हुए कहा नहीं विंग मुझे कुछ नहीं हुआ है, तुम ठीक हो ना। तुम्हारे घाव कैसा है दिखाओ मुझे। उसने रुप्स को हटाकर देखा। विंग को बहुत शर्म आ रहा था क्योंकि वो विंग के सीने के नीचे ही था। विंग ने रुप्स को खींचते हुए कहा अब मैं ठीक हूँ। वांग जी ने कहा विंग तुम्हें क्या हो गया, तुम मुझे क्यों नहीं दिखा रहे हो। विंग ने कहा वो ठीक है ना घाव। विंग ने कहा अब तुम अभी नहीं देख सकते। वांग जी ने कहा विंग मैं हर रोज़ यहाँ पर दवा लगाता था, मैं हर रोज़ देखता हूँ, अभी क्यों नहीं। विंग ने उसको देखते हुए कहा तुम हर रोज़ यहाँ पर दवा लगाते थे। वांग जी ने अपने सिर को हाँ मिलाया। विंग का चेक्स पिंक हो गया। उसने कहा इसका मतलब तुमने सब कुछ देख लिया। वांग जी ने कहा क्या मतलब सब कुछ। विंग ने कहा कुछ नहीं, सबको पता लग गया कि विंग को होश आ चुका है। सब लोग विंग से मिलने आए थे। बाद में सचैन ने कहा मुझे लगता है कि हमें यहाँ से बाहर जाना चाहिए। अब वांग जी और विंग बात करें और वैसे भी शाम हो रहा है, चलो जियांग चैंग आज हम डिनर में क्या खाएंगे। जियांग चैंग ने कहा हम सोच रहे हैं कि आज मोमोज़ बनाएंगे, वेज मोमो, क्या कहते हो। ये लोग बात करते करते बाहर चले गए। लान कोरियन ने कहा अपना ध्यान रखना ठीक है, और सुनो जियांग चैंग मुझे वेजिटेबल सूप भी चाहिए। ये बोलकर वो भी बाहर चला गया। वांग जी ने कहा तुम्हें क्या खाना है विंग। विंग ने कहा कुछ भी चलेगा। वांग जी ने कहा तुम्हें मछली खाना है। विंग ने कहा अब यहाँ पर मछली, अंकल बहुत गुस्सा हो जाएंगे अगर नॉनवेज लेकर आए तो। वांग जी ने कहा हम छुप कर ला सकते हैं। विंग ने कहा क्या। वांग जी अपनी जगह से उठ गया। उसने कहा मैं भी आता हूँ। उसके बाद वो चला गया। बहुत टाइम बाद जियांग चैंग अंदर आया, आधे घंटे बाद। उसने कहा हे विंग तुम्हारा डिनर। उसने उसे डिनर दिया। वहाँ पर वेजिटेबल सूप और वो ये था, वो मोमो था, वेज मोमो। उसके बाद वो चला गया। उसने कहा वांग जी कहाँ हैं। विंग ने कहा मुझे नहीं पता। फिर से आधा घंटा 1 घंटा बीत गया। विंग ने सारा खाना ख़त्म कर दिया। विंग को फिर से भूख लग गई क्योंकि विंग ने अच्छे से खाना नहीं खाया था कुछ दिन से। विंग को नींद नहीं आ रही थी, पता नहीं वांग जी कहाँ चला गया है। थोड़ी देर बाद वांग जी रूम में आता है। उसके बाद दरवाज़ा बंद करता है वांग जी। विंग के पास उसने बैठते हुए कहा अब ये लो, ये गर्म है। विंग ने कहा तुम्हें ये कहाँ से मिला। वांग जी ने कहा मैं दुकान से लेकर आया हूँ, ये लो जल्दी लो। उसने विंग को दे दिया। विंग ने देखा वहाँ पर मोमोज़ है, चिकन मोमो, चिकन सूप है और उसके बाद वहाँ पर जली हुई मछली भी है। विंग ने कहा शुक्रिया लानजान, क्या तुम खाओगे। वांग जी ने कहा नहीं मुझे नहीं चाहिए। उसके बाद विंग खाना स्टार्ट करता है। वांग जी उसे देख रहा था। विंग चुपचाप खाना खा रहा था। विंग ने कहा वाह ये बहुत टेस्टी है, थैंक यू लानजान मुझे इसे खिलाने के लिए। वांग जी ने कहा तुम जल्दी खा लो। विंग ने सारा खाना ख़त्म कर दिया। विंग ने कहा काश मुझे एक बार शराब मिलता, मज़ा आ जाता। मोमो खाने के बाद शराब खाने का मज़ा ही कुछ और है। वांग जी ने
अपनी लिप्स के अंदर से 2 एम्पर स्माइल को बाहर निकालते हुए कहा, ये लो। वेइंग शॉक में था कि क्या ये एम्पर स्माइल तुम लेकर आए हो? वांग जी ने कहा कि क्या मतलब है? वेइंग ने कहा, क्या मैं सपना देख रहा हूँ? हाँ, लगता है अभी तक मैं बेहोश ही हूँ, अब मैं सोता हूँ, ठीक है। वांग जी ने कहा, वेइंग ने कहा, ये सपना है ना लानजान? वांग जी ने कहा, ये सपना नहीं है, मैं इसे लेकर आया हूँ तुम्हारे लिए बोलकर वो शर्मा रहा था। वेइंग ने ब्लश करते हुए कहा, ये मेरे लिए लेकर आए हो? वांग जी ने कहा, हाँ। वांग जी ने ग्लास में पोर किया और फिर वेइंग को दिया। वेइंग उसे पीते हुए कहा, गूसू की शराब की जवाब अलग है, पता है, ये बहुत ज़्यादा टेस्टी है, मुझे बहुत पसंद है। ये सुनकर वांग जी ने कहा, ओह। थोड़ी देर बाद वेइंग ने कहा, लानजान। वांग जी उसकी तरफ मुड़ता है। वेइंग ने शराब को टेबल पर रख दिया। उसने वांग जी के फेस को पकड़ते हुए कहा, शुक्रिया। वांग जी ने अपनी आइज़ को ब्लिंक किया। वेइंग ने कहा, लानजान, मुझे तुमसे कुछ और कहना है। वांग जी ने कहा कि क्या कहना है? वेइंग ने उसकी फेस को अपनी तरफ और क्लोज़ किया, नोज़ के साथ नोज़ को लगाते हुए कहा, मुझे पता है ये बहुत अजीब लगेगा, लेकिन मुझे तुम पसंद हो। ये सुनकर वांग जी ने अपने आइज़ को ब्लिंक किया और तुरंत उसका कान डार्क रेड हो चुका है। उसने अपनी आंखों को और ब्लिंक किया। वेइंग ने कहा, मुझे पता है कि तुम मुझे पसंद नहीं करते हो, तुम मुझसे नफरत करते हो, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। आई लव यू लानजान। अब मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, तुम कुछ भी बोलो, मैं तुमसे बहुत पसंद करता हूँ, तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। अब मैं कुछ ज़्यादा ही बोल रहा हूँ ना। उसने वांग जी को किस कर लिया। वांग जी हैरान था। उसने फिर से अपने आइज़ को ब्लिंक किया। वेइंग वांग जी के लिप्स के साथ अपने लिप्स को बहुत टाइम तक लगा कर रखता है। वांग जी को मतलब पता भी नहीं था कि वेइंग ऐसा कुछ कर सकता है। उसके बाद फिर वेइंग उससे अलग होता है। वेइंग ने कहा, मुझे माफ़ कर दो, वैसे थैंक यू सो मच मुझे ये सब लाने के लिए, मतलब देने के लिए। मुझे वो खाने का। वांग जी ने कहा, तुमने अभी क्या कहा? वो वेइंग के पास आ गया। वेइंग ने कहा, वो मैंने थैंक यू बोला। वांग जी ने कहा, उससे पहले तुमने क्या कहा? वांग जी ने कहा, बोलो वेइंग। वेइंग ने कहा, वो मैं तुम्हें लाइक करता हूँ, पसंद करता हूँ। मुझे पता है कि तुम मुझे पसंद नहीं करते हो। वांग जी ने कहा, किसने कहा कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करता हूँ? ये सुनकर वेइंग वांग जी को देखने लगा। उसने कहा, तुम मुझे पसंद करते हो? वांग जी को और शर्म आने लगा। वेइंग ने हंसते हुए कहा, इसका मतलब तुम छुपा रहे थे? वेइंग ने कहा, ओ बतख, तुम मुझे बतख बोलते हो, तुम खुद बतख हो। वांग जी ने वेइंग को देखा। वेइंग ने कहा, ओह लानजान, तुम कितने शर्मा रहे हो, देखो तुम्हारे कान तक लाल हो चुके हैं। वेइंग हंसने लगा। वांग जी तुरंत वेइंग के फेस को पकड़ता है और उसकी लिप्स पर बाइट करते हुए उसके लिप्स को कैप्चर कर लिया। वेइंग को समझ में भी नहीं आया कि लानजान ने सब कुछ क्या किया, लेकिन वो धीरे धीरे करके उसके लिप्स को सक करने लगा और फिर उसके ऊपर लेट गया। वेइंग पूरा ही बेड के ऊपर लेट गया। वेइंग को पता भी नहीं है कि लानजान क्या कर रहा है। वो पहले सलीम को देख रहा था और उसे इग्नोर कर रहा था, लेकिन बाद में वांग जी वाइल्ड बनने लगा और वो हंग्रीली उसे किस करने लगा। इसे देखकर वेइंग ने भी अपने लिप्स को मूव करना स्टार्ट किया और फिर उसने भी उसके लिप्स को सक करना स्टार्ट किया, उसे किस बैक किया। वांग जी को एहसास होने के बाद वांग जी ने उसे और टाइटली पकड़ लिया और हंग्रीली उसके लिप्स को खाने लगा। बहुत टाइम तक उन दोनों के बीच एक लॉन्ग किस चलता है और फिर वो दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं। वेइंग ने कहा, लानजान। वांग जी ने कहा, वेइंग, वो मैं। वेइंग वांग जी को देखकर समझ गया था उसे कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं थी। वेइंग ने उसे खींच लिया और गले से लगा लिया। वेइंग ने कहा, ओ लानजान, चुप हो जाओ, तुम्हें बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे आके सब कुछ बोल रहा है। लानजान ने कहा, लेकिन फिर भी मुझे बोल रहा है वेइंग। वेइंग और वांग जी दोनों ही हाँफ रहे थे। वेइंग ने कहा, लानजान, मैं सब कुछ समझ सकता हूँ, तुम ना बोलो तो भी मैं समझ गया। वांग जी ने कहा, मुझे तुमसे प्यार हो गया है, पता नहीं कैसे कब, लेकिन हो गया है। वांग जी की बात सुनकर वेइंग को और अच्छा लगा। वेइंग की आंखों में आंसू आ गए। वांग जी ने ब्लैंकेट को साइड किया। उसने वेइंग के फेस को देखा। उसके पूरे फेस के ऊपर उसने किस किया। उसने उसकी नेक पर किस किया। पहली बार वांग जी ने वेइंग को किस किया। वांग जी ने वेइंग के नेक को थोड़ा और खोला और अच्छे से सक किया, लिक किया। उसकी फेरोमोन्स को वो फील कर पा रहा था, उसकी खुशबू को।
विंग भी वांग जी की फेरोमोन्स को फील कर पा रहा था, उसकी खुशबू को फील कर पा रहा था। सैंडलवुड की खुशबू विंग की पूरी बॉडी के ऊपर से जुड़ रही थी। विंग का मोमेंट इस वक्त सबसे ज़्यादा बेस्ट मोमेंट था। वांग जी ने विंग की अपर लिप को उतार दिया। उसने विंग को अच्छे से देखा। विंग ने कहा, लानसान, जांफू, आई लव यू। ये सुनकर वांग जी का अल्फा अंदर से ही जगने लगा। विंग वांग जी के फेस को टच करता है अपने हाथों से और उसकी अपर लिप को उतारता है। वांग जी अभी तक विंग की आंखों में देख रहा था। विंग ने कहा, जांफू, क्या तुम मुझसे दूर जाओगे? वांग जी ने विंग को किस कर लिया फिर से। ये किसी विंग को बता रहा है कि वो उसे दूर नहीं बल्कि अपने करीब रखना चाहता है। वांग जी किस करते हुए उसकी रूप्स को उतार रहा था, एक एक करके उसके सारे लेयर्स को उतार रहा था और विंग भी उसके सारे लेयर को उतार रहा था। वो दोनों ही एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा चहीते बन चुके थे। उन दोनों ने ही एक दूसरे के रूप्स को पूरा ही निकाल दिया। उनका रूप्स पूरा ज़मीन पे गिरा हुआ था, इधर उधर बिखरा हुआ था। वाइट कलर का रूप्स और ब्लैक कलर का रूप्स आपस में मिक्स हो चुके थे। उन दोनों ने सिर्फ लोअर रूप्स पहना हुआ था, उनकी अपर बॉडी नेकेड थी और वो दोनों एक दूसरे को हंग्रीली किस करते जा रहे थे। थोड़ी देर बाद वांग जी उसकी लिप्स पर बाइट करते हुए उसके चिक्स पर किस करने लगा, उसके नोज़ के ऊपर, उसके आइज़ के ऊपर, उसके आईब्रोज़ के ऊपर, उसके फॉरहेड के ऊपर, उसके चिन के ऊपर, उसके ईयर को बाइट करता है, उसकी जॉ लाइन को लिक करता है। वो उसकी जो नेक था उसे पकड़ते हुए वहाँ पर बहुत सारा लव बाइट छोड़ता है। उसके बाद वो नीचे आता है उसके चेस्ट के ऊपर। वो उसके वेस्ट को स्क्वीज करता है, उसके निप्पल्स को पिंच करता है, उन्हें अपने मुंह में लेकर सक करता है बहुत टाइम तक। उसके बाद विंग धीरे धीरे करके स्वीट स्वीट आवाज़ें निकालना स्टार्ट करता है, जिससे वांग जी धीरे धीरे करके अराउज्ड हो रहा था और वांग जी की टच से विंग पूरा ही हार्ड हो चुका था। धीरे धीरे करके वांग जी नीचे आता है, उसकी बेली के ऊपर छोटे छोटे बटरफ्लाइज किस करता है और बहुत सारा लव बाइट छोड़ता है। जहाँ जहाँ से वांग जी अपने लिप्स को लेकर जा रहा था वहाँ पर एक और एक लव बाइट बनते जा रहे थे। वो उसके निबल के साथ बहुत टाइम तक खेलता है, उसके लोअर रोब्स को देखता है। एक झटके में उसने उसके लोअर रोब्स को निकाल दिया। विंग को एहसास भी नहीं हुआ कि कब वो उसके सामने पूरी तरीके से नेकेड हो चुका था। विंग अपने आप को छिपाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वांग जी ने भी अपने लोअर रोब्स को निकाल दिया ताकि विंग को और ज़्यादा साई फील ना हो। विंग ने अपने हस्बैंड को पहली बार नेकेड देखा, उसकी हवा निकल गई जब उसने उसके लोअर बॉडी पार्ट को देखा। उसका बेबी लाइन बहुत ज़्यादा हार्ड हो चुका था। विंग ने कहा, लानजान। वांग जी उसके लिप्स के ऊपर फिंगर रखते हुए कहा, विंग, आज मैं कोई बात नहीं सुनने वाला। विंग ने कहा, मैंने कहा कि मुझे पूरा खा जाओ। ये सुनकर वांग जी पूरा शौक में था। उसे लगा शायद विंग उसे रोकने के लिए बोलेगा, लेकिन उल्टा तो विंग बोल रहा है, आ बैल मुझे मार। उसके बाद वांग जी उसके ऊपर आ ही गया। वांग जी ने कहा, विंग ये मेरा फर्स्ट टाइम है। विंग ने कहा, तो तुम्हें क्या लगता है कि मेरा सेकंड टाइम है? वांग जी ने कहा, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। विंग ने कहा, ये मेरा भी फर्स्ट टाइम है, बहुत जेंटल रहना, मुझे बहुत डर लग रहा है। जांफू, ये बोलकर उसने उसके नेक को ग्रैब कर लिया। वांग जी ने कहा, विंग, मुझे तुम्हें मार्क करना है। विंग ने अपने नेक को दिखाते हुए कहा, हाँ ज़रूर करो। विंग को पता नहीं था कि उसे कितना ज़्यादा पेन फील होने वाला है। वांग जी की आंखों का कलर चेंज हो गया, उसका अल्फ़ा बाहर आ गया, उसका अल्फ़ा टीथ बाहर आ गया। उसके बाद उसने बहुत ज़ोर से विंग को मार्क किया, मतलब इतना ज़ोर से बाइट किया कि विंग के नेक से ब्लड आने लगा। विंग ने कहा, ओ माय गॉड, तुमने बाइट किया या फिर मुझे खाने के लिए? वांग जी ने कहा, विंग, अब तुम मेरी ओमेगा बन चुके हो, माय ओमेगा। विंग ने कहा, मैं भी तुम्हें ऐसे ही मार्क करूँगा। उसने भी बहुत ज़ोर से बाइट किया, लेकिन वांग जी ने कुछ नहीं कहा। उसके बाद विंग ने कहा, माय अल्फ़ा। उसके बाद उसने उसे स्मेल किया, उसकी स्मेल को इनहेल करने लगा और वो दोनों एक दूसरे को स्मेल करते हुए अपनी एक दूसरे की स्मेल को इनहेल कर रहे थे। वांग जी अपने लोअर बॉडी पार्ट के साथ विंग के लोअर बॉडी पार्ट को रब कर रहा था। धीरे धीरे करके विंग को बहुत ज़्यादा अच्छा फील होने लगा। वो स्वीटली मॉर्न करने लगा। धीरे धीरे करके विंग ने अपने आप को रिलीज़ किया। उसके बाद वांग जी उसके अंदर इंसर्ट होने के लिए अपने आप को रेडी करता है। विंग को बहुत डर लग रहा था क्योंकि ये विंग का फर्स्ट टाइम था। उसे पता है कि उसका हस्बैंड कितना ज़्यादा हैंडसम है, वो खुद को रोक भी नहीं पा रहा था। ऊपर से उन दोनों का अल्फ़ा फेरोमोन्स और ओमेगा फेरोमोन्स उन दोनों को अंदर की तरफ खींच रहे थे और वो दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो रहे थे और ज़्यादा। वांग जी अचानक विंग के अंदर इंसर्ट हो जाता है और विंग बहुत ज़ोर से चीख मारता है क्योंकि उसे बहुत ज़ोर से दर्द होता है। विंग ने कहा, लानजान, ये क्या कर रहे हो?
लान वांगजी ने कहा आई एम सॉरी विंग। उसने विंग को प्रिपेयर नहीं किया था क्योंकि लान वांगजी को प्रॉपरली पता नहीं था कि सब कुछ कैसे करता है, क्योंकि वो उसका फर्स्ट टाइम था। विंग ने कहा तुमने मुझे प्रिपेयर नहीं किया। वांगजी ने कहा आई एम सॉरी विंग। विंग ने कहा ये किताब देखो इसे। उसने अपनी ड्रॉअर के पास से एक किताब को बाहर निकाला। उसने देखा कि पहले प्रिपेयर करते हैं उसके बाद। वांगजी ने कहा बट मैं फिर से दोबारा स्टार्ट नहीं कर सकता हूँ विंग, धीरे धीरे तुम्हें रिलैक्स फील होगा। विंग ने कहा लान साहब मुझे बहुत दर्द हो रहा है। लान वांगजी ने कहा आई एम सॉरी विंग। धीरे धीरे करके वो अपने आप को मूव करने लगा और जैसे जैसे वो मूव हो रहा था वैसे वैसे विंग चिल्ला रहा था, क्योंकि विंग बहुत ज़्यादा टाइट था और उसे बहुत दर्द हो रहा था। विंग इतना ज़ोर से चिल्ला रहा था कि वांगजी को उसको किस करना ही पड़ता कि उसकी आवाज़ बाहर तक ना जाए, क्योंकि उन्होंने रूम को साउंड प्रूफ नहीं बनाया था। थोड़ी देर बाद विंग का दर्द धीरे धीरे कम होता है, धीरे धीरे आहिस्ते आहिस्ते, जब वांगजी बहुत जेंटल था। थोड़ी देर बाद विंग का चिल्लाना बंद होता है, विंग का पेन बंद होता है, विंग का रोना बंद होता है। वांगजी ने विंग को देखा तो उसने देखा कि विंग बिल्कुल नहीं रो रहा है और धीरे धीरे करके स्वीटली मौन करने लग चुका है। तो वांगजी ने अपनी स्पीड को बढ़ाया। वांगजी बहुत स्पीड में मूव हो रहा था। जैसे जैसे विंग की मॉर्निंग का साउंड स्वीट बनता जा रहा था वैसे वैसे वांगजी अपने आप को मूव कर रहा था बहुत फास्टली। वो इतना फास्ट अपने आप को मूव कर रहा था जैसे कि भी बेड टूट जाएगा। उसने विंग के पूरे फेस को पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया और फिर उसे और अच्छे से पकड़ के अपने आप को मूव करने लगा। वो अपने आप को बहुत फास्टली मूव कर रहा था और वो बहुत ज़्यादा रफ था, वो बिल्कुल जेंटल नहीं था उस वक्त। थोड़ी देर बाद वांगजी शांत होता है और विंग के ऊपर लेटता है। विंग ने कहा हो गया। वांगजी ने कहा नहीं विंग। विंग ने अपने फेस को घुमा लिया। उसने कहा और कितना। उसने टेबल के ऊपर देखा जहाँ पर वांगजी की फॉरेड रिबन रखी हुई थी। उसने रिबन को उठा लिया और उससे खेलना स्टार्ट किया। वांगजी विंग के नेक को सक कर रहा था, लिक कर रहा था, बाइट कर रहा था। थोड़ी देर बाद वो फिर से उठ गया और फिर मूव होने लगा। विंग फिर से मौन करने लगा। ऐसे करते करते वांगजी 5-6 राउंड ऐसे ही लेता है और फिर 7वें राउंड पर वांगजी फाइनली सेटिस्फाइड होता है। विंग के अंदर रिलीज़ होता है। एक ग्राउल के साथ वो विंग के ऊपर धड़ाम से गिर गया। विंग ने उसे हग कर लिया, उसकी बालों को सहलाया। उन दोनों ने बातें करना स्टार्ट किया। थोड़े वक्त और बीत गए। वांगजी उसके ऊपर से हट गया और फिर उसे बाथरूम में लेकर चला गया। वो उसे क्लीन करता है और क्लीन करने के वक्त वो दोनों फिर से 2-3 राउंड वहाँ पर बॉडी बार लेता है। उसके बाद वो लोग बाहर आते हैं। बाहर आने के बाद वो ब्राइडल स्टाइल में विंग को कैरी करके उससे बेड पर लेटाता है और फिर वो खुद भी लेट जाता है। वो विंग को उसका इनर रोब्स पहनाता है और अपना भी इनर रोब्स पहनता है और फिर वो विंग को कर्ल करता है। विंग उसके चेस्ट के ऊपर अपने सिर को रखता है। उसके हाथ में वांगजी की फॉरेड रिबन था और वो उसे खेल रहा था। वांगजी ने कहा विंग अब इसको रखो और सो जाओ। विंग ने कहा मुझे ये बहुत पसंद है, क्या मैं इससे नहीं खेल सकता। वांगजी ने कहा हाँ तुम खेल सकते हो लेकिन अभी नहीं, अभी बहुत रात हो गई है और 5 बजे उठना है, इसीलिए सो जाओ। विंग ने कहा उस दिन मैंने झूठ कहा था कि तुमने मुझे पूरी रात सोने नहीं दिया, लेकिन आज ये बात सच हो गई, तो मैं 5 बजे कैसे उठूँगा वांगजी। वांगजी ने कहा विंग। उसने कहा लान जान तुम बहुत गंदे हो, तुम अपने हस्बैंड को ऐसे दर्द दे रहे हो, उसके बाद बोल रहे हो कि तुम्हें 5 बजे उठना पड़ेगा। कोई इंसान ऐसा कैसे कर सकता है अपने हस्बैंड के साथ। लेकिन विंग तुम्हें सोना पड़ेगा, बहुत रात हो गई है। लान जान प्लीज़ नो, मैं 5 बजे नहीं उठ सकता हूँ। ठीक है मैं तुम्हें नहीं उठाऊँगा, मैं बोल दूँगा कि तुम्हारी तबीयत ख़राब है, ठीक है। विंग ने कहा ओ लान जान तुम कितने स्वीट हो, गुड नाइट। ये बोलकर वो अपनी आँखें बंद कर लिया। इधर वांगजी ने विंग की फॉरेड के ऊपर एक छोटा सा टैप किया। उसने कहा गुड नाइट विंग। उसके बाद वो भी अपनी आंखें बंद कर लेता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब विंग की आंख खुलती है तब उसने देखा कि वांगजी उसके रूम में कुछ कर रहा है। विंग ने कहा क्या सुबह हो गई है। वांगजी ने कहा सुबह हो गई है, सब लोग ब्रेकफास्ट करने के लिए चले गए हैं। विंग ने कहा ओह। तभी विंग को एहसास हुआ कि उसकी कमर पर बहुत ज़्यादा पेन फील उसे हो रहा है। वांगजी ने उसे गर्म सूप पिलाया, उसके बाद उसे एक पेन किलर दिया और उसे हील किया। विंग को पेन फील हो रहा था लेकिन विंग बहुत मुश्किल से चल रहा था। जियांग चंग ने कहा तुम ऐसे क्यों चल रहे हो, लेकिन विंग बहुत शर्मा गया। जियांग चंग ने कहा पता नहीं तुम कैसी हरकतें करते रहते हो। उसके बाद जियांग चंग किचन के साथ चला गया। सीन कट होती है। कुछ टाइम बाद जियांग चंग की प्रेगनेंसी सामने आती है और ये सुनकर सब लोग बहुत ज़्यादा खुश थे। विंग कसरत कर रहा था और जब उसने सुना तब उसने उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वो अपनी गगा का ख्याल रख रहा था लेकिन मन ही मन उसे भी एक बेबी चाहिए था। वो अपनी
हस्बैंड के पास आता है, लानजान के पास, और वो उसके लैब पर बैठ गया। लानजान उस वक्त गुसन प्ले कर रहा था। उसने कहा, वेइंग मुझे तंग मत करो। वेइंग ने कहा, लानजान मुझे तुमसे बात करनी है। लानजान ने कहा, क्या बात करनी है वेइंग? वेइंग ने कहा, मुझे बेबी चाहिए। वांग जी रुक गया। उसने कहा, क्या क्या चाहिए? वेइंग ने कहा, मुझे बेबी चाहिए। गागा के पास एक बेबी है ना, उसकी टम्मी में, मुझे भी टम्मी में बनी चाहिए। ये सुनकर वांग जी ने कहा, वेइंग तुम खुद ही एक बनी हो। ये सुनकर वेइंग ने कहा, लेकिन मैं बड़ा वाला बनी हूँ, मुझे छोटू वाला बनी चाहिए मेरी टमी के अंदर। वांग जी ने कहा, वेइंग पहले खुद बड़ा हो जाओ, उसके बाद बोलना। ये सुनकर वेइंग ने कहा, लेकिन मैं बड़ा हो गया हूँ ना, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, मेरी शादी भी हो गई, तो मैं 21 साल का भी होने वाला हूँ, तुम क्यों नहीं समझते हो? वांग जी ने कहा, लेकिन वेइंग तुम 21 साल के हो गए हो, लेकिन तुम्हारी हरकतें बिल्कुल एक 5 साल के बच्चे की तरह है। जब तक तुम बड़े नहीं हो जाओगे तब तक हम बेबी नहीं लेंगे। वेइंग ने कहा, और कितना बड़ा हो जाओ? इतना 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 बड़ा हो गया मैं। ये सुनकर वांग जी ने कहा, तुम बड़े हो गए तुम्हें लगता है, लेकिन तुम बड़े नहीं हो गए वेइंग। और हाँ, मैं दो बच्चे को संभाल नहीं सकता। वेइंग ने कहा, लेकिन मैंने अभी एक मांगा ना। वांग जी ने कहा, हाँ, एक तुम और एक वो जो आने वाला है। ये सुनकर वेइंग ने कहा, मैं बच्चा नहीं हूँ लानजान, तुम क्यों नहीं समझते हो, मुझे एक बेबी चाहिए। वांग जी ने कहा, देखो अभी काका प्रेग्नेंट है, उसका ध्यान रखो, पहले उनका बेबी बिल्कुल सही सलामत दुनिया पर आ जाए, उसके बाद हम प्लान करेंगे, ठीक है? वेइंग ने कहा, प्रॉमिस? वांग जी ने कहा, प्रॉमिस। ऐसे करते करते कुछ महीने और बीत जाता है। तकरीबन 1 साल बीत चुके थे। अब जियांग चैंग के पास एक बेबी था, एक बेबी बॉय जिसका नाम लान जिंगी था, जो कि एक अल्फ़ा था, और वो पूरे कबीले में फेमस था बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा क्यूट था और सब लोग उसे गोदी लेते थे। धीरे धीरे करके वो बड़ा भी हो रहा था, अब वो चलने के लिए भी उठ रहा था। वेइंग ने कहा, देखो जिंगी कितना बड़ा हो गया है, तुम्हें क्या लगता है? वांग जी ने कहा, वेइंग तुम चिंता मत करो, हमारा बेबी भी जल्दी आ जाएगा, है ना बेबी? उसने वेइंग की टमी की तरफ देखा, जो कि पूरी तरीके से फूल चुका था और वो 9 मंथ का प्रेग्नेंट था। उसने उसकी बालों को सहलाते हुए कहा, वेइंग तुमने क्या कहा? तुम बेबी चाहिए? मैं सोच रहा हूँ क्यों ना हम लाइन लगा दे। ये सुनकर वेइंग ने कहा, मैंने लाइन लगाने के लिए नहीं बोला था। वांग जी ने कहा, लेकिन मैं बोल रहा हूँ। वेइंग ने कहा, मुझे बात ही नहीं करनी है। वेइंग एप्पल खा रहा था और वो जा रहा था। वांग जी उसके पीछे पीछे एप्पल की टोकरी को लेकर जा रहा था। वेइंग आगे की तरफ जा रहा था और वांग जी उसके पीछे पीछे। वांग जी उसका बहुत ख्याल रख रहा था, क्योंकि वेइंग इस वक्त प्रेग्नेंट है। सीन कट होती है। एक रात वेइंग ट्विंस बेबी को बर्थ देता है, जो 2 अल्फ़ा थे, और उन बच्चों को देखकर वांग जी बहुत ज़्यादा खुश था, और लान कुरैन और सिचैन और जियांग चैंग भी, उन दोनों का नाम इवान और सिजुए रखा जाता है। वांग जी इवान को गोद में लेते हुए कहा, देखो ये बिल्कुल मेरी तरह दिखता है, देखो। वेइंग ने कहा, बिल्कुल नहीं, वो दोनों बच्चे बिल्कुल मुझ पर गए हैं। यह सुनकर वांग जी ने कहा, नहीं वेइंग झूठ मत बोलो, मेरी तरह है, देखो कितना क्यूट लग रहे हैं। वेइंग ने कहा, तुम्हारा मतलब क्या मैं क्यूट नहीं हूँ? वांग जी ने कहा, मैंने ये नहीं कहा। वेइंग ने कहा, हाँ अब तुम बेबी को पाकर मुझे भूल गए हो, अब तुम उनको प्यार कर रहे हो, मुझे नहीं। वांग जी ने कहा, बेबी लाने से पहले तुम्हें सब कुछ सोचना चाहिए था कि मैं तुम्हें प्यार करूँगा कि नहीं। वेइंग ने कहा, क्या मतलब है, तुम सच में मुझे प्यार नहीं करते? अब वांग जी ने बेबी को पालने में रखते हुए कहा, किसने कहा कि मैं मेरे वेइंग से प्यार नहीं करता हूँ? और फिर वो वेइंग के पास बैठ गया। उसने वेइंग की बालों को सहलाते हुए कहा, तुमसे बहुत उम्मीद है वेइंग। वेइंग ने कहा, क्या उम्मीद? वांग जी ने कहा, मैं सोच रहा हूँ कि हम 20 बच्चे लेंगे। वेइंग उठकर खड़ा हो गया। उसने कहा कि क्या? वांग जी ने बिठाते हुए कहा, वेइंग क्या कर रहे हो, अभी तुम्हें चोट लग जाएगी। वेइंग ने कहा, 20? तुम पागल हो क्या? देखो तुम जो बोल रहे हो वो गलत है, ठीक है? तुम मजाक कर रहे हो ना? वांग जी ने कहा, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ वेइंग, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और हम 20 बच्चे लेंगे। ये सुनकर वेइंग ने कहा, साड़ा तुम चुप हो जाओ, मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी है। ये बोलकर उसने पालने में रखे हुए बच्चों को देखा। वो लोग सो रहे थे, अपनी उंगली को मुंह में ठूस कर चूस रहे थे। ये देखकर ना वांग जी ने कहा, ये बिल्कुल वेइंग की तरह गया है, देखो। वेइंग ने कहा, अब मैं ऐसे उंगली को मुँह में लेकर ऐसा नहीं करता था। वांग जी ने कहा, तुम बचपन में बिल्कुल ऐसे ही थे। वेइंग ने कहा, हाँ जैसे कि तुमने मुझे देख कर रखा है। वांग जी ने कहा, हाँ शायद। वेइंग ने कहा, क्या शायद? वो दोनों ऐसे बातें करते रहते हैं, झगड़ा करते रहते हैं। सीन कट होती है। बच्चे थोड़े बड़े हो गए थे, वो दोनों लड़ रहे थे। मैंने कहा ना ये मैं लूँगा, इसे पहले मैंने देखा था। उसने कहा, नहीं ये पहले मैं लूँगा, देखो युवान मैंने इसे पहले छुआ था।
शिजुए ने कहा, लेकिन युआन तुम हर वक्त ऐसे करते रहते हो, तुम कितने गंदे हो, तुम्हें पता भी है तुमसे बदबू आ रही है। शिजुए ने कहा, और तुमसे क्या हाल है? देखो मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, मैंने कहा ना ये मैंने देखा है मतलब मैं लूँगा इसे, मैं लूँगा। वो एक रैबिट था, वो उन दोनों रैबिट मतलब उस रैबिट का दोनों कान पकड़ के खींच रहे थे। मतलब युआन ने एक कान पकड़ा था और शिजुए ने एक कान पकड़ा था, और वो इस तरफ खींच रहा था और वो उस तरफ खींच रहा था। बेचारा रैबिट वो भी सोच रहा है इसकी मॉम क्या कम थी जो ये 2 बच्चे मुझे तंग करने के लिए आ गए। युआन ने कहा, शिजुए छोड़ दो इसे, मैं छत कहला हूँ, मैं तुम्हें लात मार दूँगा। शिजुए ने कहा, देखो युआन मैं तुम्हें छत कह रहा हूँ, अगर तुम इसे नहीं छोड़े ना तो मैं तुम्हें बम पर लात मारूंगा। फिर ये बोलकर वो दोनों बच्चे कान को पकड़ के ऐसे खींच रहे थे। वहाँ पर विंग आ गया। विंग ने कहा, ये सब क्या कर रहे, छोड़ो उसे लग जाएगी। उसने उस खरगोश को ले लिया। खरगोश ने कहा, फाइनली मैं बच गया। उसके बाद वो कूद के भाग गया। शिजुए ने कहा, अरे मॉम आपने उसे भगा दिया, मुझे उस बनी को लेना था, मैं उसे पालना चाहता था। विंग ने कहा, हमारे कबीले में जानवर पालना मना है, अगर पापा देखेंगे ना बहुत गुस्सा हो जाएंगे, मारेंगे तुम दोनों को, समझी। शिजुए ने कहा, लेकिन वो बनी बहुत क्यूट था ना मम्मा, मुझे वो चाहिए ना। तभी वहाँ पर वांग जी आ गया। वांग जी ने कहा, क्या बात है? वो 2 बच्चे दोनों पे हाथों को पीछे करके खड़ा हो गया। उसने कहा, गुड मॉर्निंग पापा। फिर वांग जी ने कहा, क्या हो रहा है यहाँ पर? शिजुए ने कहा, कुछ नहीं हो रहा था, हाँ हम बोल रहे थे हम कितने बहादुर हैं और हम तलवारबाजी करेंगे, है ना। तुम्हारा तलवार कहाँ है शिजुए? युआन ने कहा, हाँ अब ये रहा मेरा लकड़ी का तलवार, और तुम्हारा कहाँ है? फिर युआन ने कहा, ये रहा, चलो हम उस तरफ प्रैक्टिस करते हैं, हाँ चलो। और वो 2 बच्चे भाग गए, धूम दबा के भाग गए। वांग जी ने कहा, ये क्या हो गया? वेंग ने कहा, डर गए अपने पापा को देखकर डर गए। वो लोग तुमसे इतना डरते क्यों है वांग जी? वांग जी ने कहा, क्या मतलब है विंग? विंग ने कहा, लानजान। वो 2 बच्चे बताए बनी को लेकर खेल रहे थे, मतलब झगड़ा कर रहे थे। वो बोल रहे थे मैं लूँगा, वो बोल रहा था मैं लूँगा। फिर मैं आ गया और बनी भाग गया, और फिर तुम आ गए और वो लोग डर गए। लानजान, वो लोग बहुत डर गए हैं। लानजान ने कहा, देखा बच्चे भी डरते हैं मुझसे। विंग ने कहा, लेकिन बच्चे का बाप, क्या फ़ायदा इतना डर के? जो बच्चे का बाप मतलब जो बच्चे अपने बाप से इतना डरते हैं, वो बेचारा जो पापा है वो तो उसकी मॉम से डरती है ना। फिर वांग जी ने उसे पकड़ते हुए कहा, लेकिन ये सीक्रेट किसी को नहीं बोलना, ठीक है। ये बोलकर उसने विंग को उठा लिया। विंग ने कहा, ये तुम क्या कर रहे हो? वांग जी ने कहा, गगा, उसके बाद जियांग चैंग और हमारा प्यारा सा जिंकी, वो लोग लोटस पेड़ गए हैं घूमने के लिए। फ़िलहाल कबीले में कोई नहीं है, अंकल अभी वाचनालय में है और वो कुछ काम कर रहे हैं, वो अभी मुझे नहीं बुलाएंगे, मैं भी फ्री हूँ। विंग ने कहा, हाँ तो? वांग जी ने कहा, तो क्यों ना हम हमारी दूसरे बेबी का मतलब प्लानिंग करें। विंग ने कहा, खबरदार मुझे नीचे उतारो, ये दोनों कम लगते हैं तो तुम्हें और बेबी चाहिए। वांग जी ने कहा, विंग तुम सोच भी सकते हो कि हमारे पास 20 बच्चे हैं, हम खेल रहे हैं। विंग ने कहा, मुझे नीचे उतारो। वांग जी ने कहा, नहीं विंग, इसके बाद 2 बच्चे, उसके बाद और 2 बच्चे, उसके बाद और 2 बच्चे, और फिर मेरे कबीला बच्चा से भर जाएगा। ये बोलकर वो विंग को लेकर जिंसी के अंदर चला गया। विंग ने कहा, लानजान तुम बहुत बुरे हो, बहुत बुरे हो। और ये वाला सीन ये बड़ी कट होती है। इधर युआन ने कहा, अच्छा हुआ कि हम लोग बच गए। शिजुए ने कहा, सही कहा तुमने, अब दोबारा बनी को लेकर झगड़ा नहीं करेंगे, क्यों ना हम उसे अपने रूम में लेकर चला जाए और फिर झगड़ा करें। ये सुनकर शिजुए ने कहा, हाँ सही कहा तुमने, ये तुम्हारा आइडिया बहुत अच्छा है, हम बनी को पकड़ेंगे और उसे लेकर हमारे रूम में चले जाएंगे और फिर वहाँ पर झगड़ा करेंगे, क्या कहते हो? पापा को पता ही नहीं चलेगा, है ना। ये सुनकर युआन ने कहा, हाँ सही कहा तुमने, चलिए बनी को पकड़ते हैं। ये बोलकर उसने बनी को पकड़ लिया। युआन ने उसकी पूंछ को पकड़ते हुए कहा, मैंने पकड़ लिया। उसके बाद शिजुए ने कहा, चलो रूम में चलते हैं और फिर से उसकी कान को पकड़ के हम झगड़ा करेंगे। ये सुनकर शिजुए ने कहा, हाँ चलो। उसके बाद वो खरगोश को लेकर जा रहा था। खरगोश ने कहा, कोई है बचाओ मुझे, हेल्प, कोई तो बचाओ यार, ये 2 शैतान बच्चे फिर से मेरे कान को धज्जियाँ उड़ा देंगे। और ये बोलकर ना वो दोनों बच्चे ना खरगोश को लेकर ना अपने रूम के अंदर आ गए, दरवाजे को बंद कर दिया। और ये सीन को दिखाते हुए ना इस फैन फिक्शन की हैप्पी एंडिंग होती है। फाइनली फैन फिक्शन ख़त्म हुआ। सो गाइस, कैसा लगा आपको ये वाला न्यू फैन फिक्शन? मेक ए न्यू हिस्टोरी इस फैन फिक्शन का नाम है।
और हाँ, आप लोगों को कौन सा वाला पार्ट अच्छा लगा है वो ज़रूर बताना, मतलब बच्चों का पार्ट या फिर विंग और वांग जी का, ठीक है, ज़रूर बताना। और हाँ, न्यू हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, लाइक करना वीडियो को, और शेयर भी करना अपने दोस्तों को, और कमेंट ज़रूर करना कि कौन सा पार्ट अच्छा लगा है। और थैंक यू सो मच इतने टाइम तक मेरी फ़ैन फिक्शन को सुनने के लिए। थैंक यू सो मच यूट्यूब को, जिन्होंने आप तक मेरी फ़ैन फिक्शन पहुँचाई है। थैंक यू सो मच ऑल, मतलब जितने सारे फैमिली मेम्बर्स हैं मेरे, सबको। तो फिर मिलती हूँ एक और न्यू वन शॉट में, तब तक के लिए बाय बाय।